मैं एक टॉप टियर प्लेयर था, एक ऐसा इंसान जिसकी ना जाने कितनी आइडेंटिटीज थीं। लेकिन जब मेरी 6 अमीर बहनों ने मुझे ढूंढ लिया, तब उन्होंने मुझे एक गरीब और बेबस इंसान की तरह देखा जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत थी। उन्हें लगा कि इतने साल अकेले रहने के बाद मैं जरूर बहुत सारी चीजों से डिप्रेव्ड रहा हूंगा। जिस पर मेरी सबसे बड़ी बहन विक्टोरिया ने एक कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, यह एक सप्लीमेंट्री कार्ड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसे रख लो और जो चाहो खरीदो, वो सारी चीजें ले लो जिन्हें पाने का तुम्हें कभी मौका नहीं मिला। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं, मानो मेरे चेहरे पर सरप्राइजेस देखने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन मेरी नजर उस ब्लैक कार्ड पर सिर्फ एक सेकंड के लिए टिकती है, जो एंडलेस वेल्थ और अफेक्शन का सिंबल होता है, थैंक्स विक्टोरिया। जिस पर विक्टोरिया वॉकर को लगता है कि मैं उसका कार्ड लेने वाला हूं। लेकिन अगले ही पल मैं मुड़कर अपना बैकपैक उठा लेता हूं, जो देखने में पुराना जरूर होता है लेकिन बेहद साफ और परफेक्टली मेंटेन्ड होता है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना कार्ड है। मेरी यह बात सुनते ही पूरा वॉकर फैमिली एकदम से फ्रीज हो जाता है और विक्टोरिया के चेहरे की मुस्कान भी वहीं जम जाती है, जिस पर वह इंस्टिंक्टिवली मेरे हाथ में मौजूद कार्ड की तरफ देखती है। उस कार्ड पर किसी बैंक का नाम नहीं होता, सिर्फ एक बेहद मिनिमलिस्टिक और मिस्टीरियस डिजाइन बना होता है, जो ऐसा लगता है जैसे प्योर लाइट से कर्व किया गया हो। यह कार्ड विक्टोरिया इसके बारे में सिर्फ एक बार सुन चुकी होती है, दुनिया के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट्स की एक सीक्रेट गैदरिंग में, जहां एक टाइकून ने इसका जिक्र किया था जो एक एंशियंट यूरोपियन फाइनेंशियल ग्रुप को कंट्रोल करता था। कहा जाता था कि इस कार्ड का होल्डर इतने रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकता है कि कुछ ही समय में किसी छोटे देश की इकोनॉमी तक को अफेक्ट कर दे। उस समय विक्टोरिया ने इसे सिर्फ एक लेजेंड समझकर इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब वही लेजेंडरी कार्ड उसके छोटे भाई के पुराने बैकपैक से कैजुअली निकलकर उसके सामने आ चुका था, जिसे देखकर विक्टोरिया को ऐसा फील होता है जैसे उसकी पूरी वर्ल्ड व्यू हिल चुकी हो। उसके हाथ में मौजूद फैमिली बैंक का अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड अचानक बेहद मामूली लगने लगता है, यहाँ तक कि उसे उसे दिखाने में भी शर्म महसूस होने लगती है। इसी बीच दूसरी बहन टिफनी वॉकर विक्टोरिया को शॉक्ड देखकर मेरे हाथ में मौजूद कार्ड को देखने आती है और हंसते हुए कहती है, इथन, ये कैसा कार्ड है? पूरा प्लेन ब्लैक है, कितना चीप दिख रहा है, इस पर तो बैंक का नाम तक नहीं है, कहीं कोई अननोन डेबिट कार्ड तो नहीं? इसकी लिमिट भी ठीक ठाक है या नहीं? मेरी बात मानो और विक्टोरिया का कार्ड ले लो, यह दुनिया भर में काम करता है, तुम जो चाहो खरीद सकते हो। टिफनी की बात सुनते ही विक्टोरिया लगभग रियलिटी में वापस आती है और उसका मन करता है कि वहीं उसकी जुबान बंद कर दे। अननोन डेबिट कार्ड, ठीक ठाक लिमिट? विक्टोरिया मन ही मन सोचती है, सच में तुम्हारा सिर खोलकर देखना चाहिए कि अंदर मोटरसाइकिल्स और वीडियो गेम्स के अलावा कुछ है भी या नहीं। इसके बाद वह गहरी सांस लेकर सावधानी से पूछती है, इथन, तुम्हारा ये कार्ड क्या ये ऑब्सिडियन बैंक का है? मैं उसे हल्की हैरानी से देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ। हाँ, इसकी लिमिट ठीक ही है, काम चल जाता है। मेरी बात सुनकर विक्टोरिया के होंठ हल्के से फड़कते हैं, क्योंकि उस टाइकून ने कहा था कि इस कार्ड की लिमिट, या यूं कहो इसकी अथॉरिटी, ऐसी चीज है जिसे सिर्फ ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता। जिस पर वह चुपचाप अपना ब्लैक कार्ड वापस रख लेती है। जो कार्ड कभी उसे पावर की अल्टीमेट सिंबल लगता था, वह अब इथान के कार्ड के सामने बेहद मामूली दिखाई देता है। लेकिन टिफनी अभी भी क्लूज रहती है। ऑब्सिडियन बैंक? वो कौन सा बैंक है? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना, क्या यह हमारे फैमिली वाले बैंक से भी बड़ा है? तीसरी बहन निकोल भी विक्टोरिया का रिएक्शन नोटिस करती है और मेरे कार्ड को ध्यान से देखने लगती है। उसे फाइनेंस की ज्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन कार्ड का फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखकर उसे भी फील हो जाता है कि यह कोई आम चीज नहीं है। मिस्टर और मिसेज वॉकर को ऑब्सिडियन बैंक के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन अपनी बड़ी बेटी के एक्सप्रेशन देखकर वे समझ जाते हैं कि इस कार्ड का ओरिजिन बेहद शॉकिंग है। जिस पर मिसेस वॉकर धीरे से पूछती हैं, ईथन डियर, तुम्हें यह कार्ड कहाँ से मिला? मैं उस मिस्टीरियस कार्ड को वापस वॉलेट में रखता हूँ और वॉलेट को बैकपैक में डाल देता हूँ। फिर कैजुअल टोन में जवाब देता हूँ, किसी ने दिया था। किसने दिया? जिस पर मैं उनकी तरफ एक नजर डालता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, ऊपर जाकर रेस्ट करूंगा, इतना कहकर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता हूँ। मेरा शरीर अभी भी लीन होता है, लेकिन मेरे जाने के बाद लिविंग रूम में मौजूद पांचों लोग काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाते। टिफनी पूरी तरह कंफ्यूज होकर कहती है, सीरियसली विक्टोरिया, अभी हुआ क्या? हमारे छोटे भाई ने तुम्हारा ब्लैक कार्ड रिजेक्ट कर दिया। विक्टोरिया तब तक सीढ़ियों की तरफ देखती रहती है जब तक मैं उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाता। फिर वह धीरे से सांस छोड़ती है और अपने टेम्पल्स दबाते हुए कहती है, उसने कार्ड रिजेक्ट नहीं किया। यह सुनकर पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगता है, बल्कि शायद हमने उसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। इसके बाद वह अपना ब्लैक कार्ड उठाकर दिखाती है। इथन ने जो कार्ड अभी दिखाया, उसके सामने ये बेसिकली एक टॉय क्रेडिट कार्ड है। क्या आप सीरियस हो? टिफनी अपनी सीट से उछल पड़ती है। वो प्लेन ब्लैक कार्ड इतना पावरफुल है? विक्टोरिया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ही जवाब दे देता है, जिस पर लिविंग रूम एक बार फिर पूरी तरह शांत हो जाता है। टिफनी वापस सोफा पर बैठ जाती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, होली काऊ, आखिर मेरा भाई है कौन? अगली सुबह जल्दी
टिफनी डाइनिंग रूम में घुसते हुए कहती है, डैड, मॉम, विक्टोरिया, निकोल, गेस करो मैं कल रात कितनी देर तक ऑब्सिडियन बैंक के बारे में रिसर्च करती रही। यह सुनकर पूरे परिवार का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। मिस्टर वॉकर न्यूज़पेपर नीचे रखते हुए पूछते हैं, तो क्या पता चला? कुछ भी नहीं। टिफनी कुर्सी पर बैठते हुए एक ग्लास मिल्क पी जाती है। इंटरनेट पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, एक भी ट्रेस नहीं। मैंने फाइनेंस फील्ड वाले दोस्तों से भी पूछा, लेकिन किसी ने इसका नाम तक नहीं सुना। विक्टोरिया, सच में कमाल है कि तुमने इसे पहचान लिया। विक्टोरिया चुपचाप ब्रेकफास्ट करती रहती है, क्योंकि उसने भी पूरी रात ठीक से नींद नहीं ली होती। उसके दिमाग में बार बार वही कार्ड और मेरा काम फेज घूम रहा होता है, जिस पर मिसेस वॉकर चिंता से कहती हैं, पता नहीं ईथन ने हमसे दूर रहते हुए किन चीजों का सामना किया होगा। मिस्टर वॉकर तुरंत जवाब देते हैं, जो भी हुआ हो वह हमारा बेटा है और अब से कोई भी उससे उस बैंक कार्ड के बारे में सवाल नहीं करेगा। हम उस पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते। यह सुनकर टिफनी कुछ पल के लिए शांत होती है, लेकिन अगले ही पल फिर से एनर्जेटिक हो जाती है। कोई बात नहीं, अगर उसे ब्लैक कार्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो किसी और चीज में होगा। आज मैं उसे राइड पर ले जाऊंगी। हाँ, मेरी नई मोटरसाइकिल अभी आई है। हर गाय को बाइक्स पसंद होती हैं। जिस पर निकोल तुरंत कहती है, टिफनी, तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारी मोटरसाइकिल से इंप्रेस होगा? उसके कार्ड से शायद पूरी बाइक्स की फ्लीट खरीदी जा सकती है। यह सुनकर टिफनी पूरी तरह चुप हो जाती है और उसे घूरने लगती है। तभी मैं नीचे आता हूँ। मुझे देखते ही मिसेस वॉकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, इथन, तुम जाग गए, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। वहीं टिफनी पिछली बात पूरी तरह भूलकर मेरे पास दौड़ती है। हे इथन, आज मेरे साथ बाहर चलोगे? मेरी नई मोटरसाइकिल आई है, मैं तुम्हें राइड पर ले चलती हूँ। मैं बैठते हुए टोस्ट का एक स्लाइस उठाता हूँ। थैंक्स टिफनी, लेकिन नहीं, मुझे अपने रूम से कुछ लेना है। कुछ लेना है क्या? बस कुछ पुरानी चीजें हैं, मैं खुद ले आऊंगा। इसके बाद टिफनी मेरे पीछे पीछे ऊपर चली जाती है। बहाना तो रास्ता दिखाने का होता है, लेकिन असल में वह देखना चाहती होती है कि क्या मुझे वह रूम पसंद आया है जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया था। रूम का लग्जूरियस डोर खुलते ही टिफनी गर्व से कहती है, तो इथान, कैसा लगा? रूम काफी शानदार है ना? हमने इसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर तैयार करवाया है। मेरी नजर कमरे में मौजूद लग्जरी आइटम्स पर घूमती है। फिर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और सीधे कमरे के कोने में रखे पुराने सूटकेस के पास पहुंच जाता हूँ। यह देखकर टिफनी थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन क्यूरियोसिटी के साथ मुझे देखती रहती है। मैं सूटकेस खोलता हूँ और सबसे नीचे रखा एक डस्टी मेटल केस निकालता हूँ। उसका साइज लगभग लैपटॉप जितना होता है, लेकिन थोड़ा मोटा। जिस पर टिफनी पूछती है, ईथन, ये क्या है? तुम्हारा फेवरेट कलेक्शन? लेकिन मैं जवाब नहीं देता। मैं सिर्फ केस के किनारे मौजूद एक स्पॉट पर उंगली रखता हूँ। अचानक उसकी सरफेस पर एक पतली ब्लू लाइट चमकती है, जो मेरी फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन करने लगती है, और फिर केस बिना किसी आवाज के खुल जाता है। यह देखकर टिफनी तुरंत अंदर झांकती है और अगले ही पल उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि केस के अंदर मौजूद चीजें उसकी इमेजिनेशन से भी परे होती हैं। अंदर डीप ब्लैक एंटी शॉक वेलवेट लगा होता है और कई आइटम्स अपने अपने कंपार्टमेंट्स में रखे होते हैं। उनमें से एक बेहद कॉम्प्लेक्स डायल वाली वॉच रिस्ट होती है, जिसके सफायर क्रिस्टल के नीचे हल्की शिमरिंग मूवमेंट दिखाई देती है। टिफनी ने ऐसा डिजाइन सिर्फ टॉप टियर वॉच मैगजीन्स में लेजेंडरी कलेक्टिबल्स वाले सेक्शन में देखा होता है। वहीं एक ब्लैक फाउंटेन पेन भी रखा होता है, जो दिखने में साधारण लगता है, लेकिन उसके कैप पर एक डीप ब्लैक डायमंड लगा होता है। किसी वजह से वह पेन उसे इतना एडवांस्ड लगता है, मानो उसकी लैब के सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट से भी ज्यादा हाईटेक हो। यह कोई पुरानी चीजें नई तरह से नहीं थी, यह एक पोर्टेबल हाईटेक ट्रेजरी था। टिफनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह कांपती उंगली से वॉच की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इथन, यह वॉच। मैं कैजुअली वॉच उठाकर देखता हूँ। ओह, ये एक बूढ़े आदमी ने दी थी। उसने कहा था इसे मजे के लिए पहनना। मजे के लिए? यह सुनकर टिफनी को लगता है कि उसका दिल जवाब दे देगा। फिर वह पेन की तरफ इशारा करती है और ये, मैं पेन को उंगलियों के बीच घुमाते हुए कहता हूँ, लिखने के लिए। कभी कभी ये टेम्पररी डिक्रिप्शन डिवाइस की तरह भी काम करता है। यह सुनते ही टिफनी का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। वह केस में रखी चीजों को देखती है, जिनमें से कोई भी आइटम अकेले किसी ऑक्शन की हेडलाइन बन सकता था। फिर वह कमरे में मौजूद लग्जरी गुड्स की तरफ देखती है और अचानक उन्हें बेहद चीप महसूस करने लगती है। उसे लगने लगता है कि यह रूम इथान की पुरानी चीजों के भी लायक नहीं है। इसके बाद मैं केस से एक छोटी ब्लू क्रिस्टल स्टोरेज कार्ड निकालता हूँ, केस को बंद करके लॉक करता हूँ और वापस सूटकेस में रख देता हूँ। जब मैं मुड़ता हूँ तब भी टिफनी वहीं फ्रोजन खड़ी होती है। उसके चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन होता है। टिफनी, क्या हुआ? जिस पर वह अचानक होश में आती है। कुछ नहीं इथान, तुम्हारा वह केस सच में बहुत यूनिक है। हालांकि अंदर से उसका रोने का मन कर रहा होता है, क्योंकि अब वह पूरी तरह समझ चुकी होती है कि कल विक्टोरिया को कैसा फील हुआ था। उन्हें लगा था कि उनका छोटा भाई यहाँ लग्जरी लाइफ एंजॉय करने आया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह अनजाने में उन सभी को ऐसी चीजें दिखा रहा था जिन्हें वे समझ भी नहीं सकते थे। मैं बस हल्का सा सिर हिलाता हूँ और स्टोरेज कार्ड लेकर बाहर निकल जाता हूँ, जिस पर टिफनी पूरी तरह डैश्ड हालत में मेरे पीछे चलती है। जब दोनों नीचे डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं, तब बाकी फैमिली उसके एक्सप्रेशन को देखकर हैरान हो जाती है। क्या हुआ टिफनी को? जिस पर टिफनी
टिफनी कुर्सी पर धम से बैठ जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह खाली दिखाई दे रही होती हैं। डैड, मॉम, मुझे लगता है कि ईथन के लिए हमने जो कुछ तैयार किया था वो थोड़ा शैबी है। उसकी एक पुरानी बॉक्स में रखी चीजें ही हमारी पूरी फैमिली के गिफ्ट से ज्यादा वैल्यूएबल लगती हैं। यह सुनते ही विक्टोरिया के हाथ में पकड़ा स्पून हवा में ही रुक जाता है। वहीं निकोल की चॉपस्टिक भी बीच में ठहर जाती हैं, जबकि मिस्टर और मिसेज वॉकर एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन से देखने लगते हैं, जिस पर टिफनी अपना सिर पकड़कर कहती है, मुझे लगता है कि अपनी नई बाइक मैं खुद ही रख लेती हूँ। असल में जब ईथन का वह छोटा मेटल केस खुला था, तभी उसकी पूरी वर्ल्ड व्यू एक बार फिर टूटकर दोबारा बन चुकी होती है। उन्हें लगा था कि वे अपने लंबे समय बाद मिले भाई को लग्जरी लाइफ दिखाएंगे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि असल में ईथन ही उन्हें हर मामले में आउट क्लास कर रहा है। इसके बाद ब्रेकफास्ट खत्म होता है, लेकिन टाइफनी अभी भी शॉक से बाहर नहीं निकल पाती। उसी दौरान मिसेस वॉकर मेरी तरफ देखते हुए कहती हैं, इथन, तुम्हारी स्कूलिंग को लेकर मैंने और तुम्हारे फादर ने बात की है। सेंट जूड्स प्रेप शहर का सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल है। हम सोच रहे थे कि तुम जूनियर ईयर से वहां स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? यह सुनते ही पूरा परिवार मेरी तरफ देख लगता है। वहीं टिफनी भी कुछ देर के लिए अपने केस वाले शौक से बाहर आ जाती है। डोंट वरी एथन, सेंट जूड्स के हमारे फैमिली से कनेक्शंस हैं। मैं भी वहीं से ग्रेजुएट हुई हूँ। अगर कोई तुम्हें बली करने की कोशिश करेगा तो मैं उसका ध्यान रखूंगी। जिस पर विक्टोरिया भी कहती है, और अगर स्टडीज में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। उन्हें लगता है कि यह एक बिल्कुल नॉर्मल अरेंजमेंट है और शायद मैं नर्वस हो जाऊंगा या फिर मना करूंगा, लेकिन मैं अपना मिल्क ग्लास नीचे रखता हूं और मिसेस वॉकर की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहता हूं, अरेंजमेंट के लिए थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। यह सुनकर मिसेस वॉकर थोड़ा चौंक जाती हैं। इथन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाकी स्टूडेंट्स के साथ पेस नहीं रख पाओगे? कोई बात नहीं, हम बेस्ट ट्यूटर्स हायर कर लेंगे। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ। फिर अपने सीमली बॉटमलेस कैनवस बैग से एक पतला इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर जैसा डिवाइस निकालता हूँ। उसकी स्क्रीन पर कुछ बार टैप करने के बाद मैं उसे फैमिली की तरफ घुमा देता हूँ। मैं अपनी फाउंडेशनल एजुकेशन पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ। ये उसकी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। यह सुनकर सभी लोग इंस्टिंक्टिवली स्क्रीन की तरफ झुकते हैं। स्क्रीन पर कई डिजिटल सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं, जो पूरी तरह इंग्लिश में होते हैं। निकोल की नजर सबसे तेज होती है। वह ध्यान से देखती है और अचानक हैरानी से बोल पड़ती है, MIT ओपन कोर्सवेयर एडवांस्ड सर्टिफिकेशन, स्टैनफोर्ड ऑनलाइन यंग स्कॉलर्स प्रोग्राम, और ये क्या इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का गोल्ड मेडल है, इंडिपेंडेंट कॉम्पिटिटर कैटेगरी वाला। जैसे जैसे निकोल हर टाइटल पढ़ती जाती है, वैसे वैसे रूम में सन्नाटा बढ़ता जाता है। विक्टोरिया इन अचीवमेंट्स की वैल्यू अच्छी तरह समझती थी। ये वो चीजें थीं जो आम हाई स्कूल स्टूडेंट्स तो छोड़िए, बहुत से एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स भी हासिल नहीं कर पाते। खासतौर पर ओलंपियाड गोल्ड मेडल, वो भी इंडिपेंडेंट कॉम्पिटिटर के तौर पर। ऐसे विनर्स को अक्सर बड़े रिसर्च लैब्स सीधे रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। वहीं टिफनी को डिटेल्स समझ नहीं आती, लेकिन MIT और स्टैनफोर्ड का नाम उसने जरूर सुना होता है, जिस पर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। रुको जरा इथान, तुम तो किसी दूर के इलाके में रहते थे ना, फिर ये सब कहाँ से मिला? यह सुनकर मिस्टर और मिसेज वॉकर भी पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। वे स्क्रीन पर मौजूद अचीवमेंट्स और अपने शांत बेटे के बीच बार बार नजर घुमाने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब प्रोसेस कैसे करें। जिस पर मैं डिवाइस वापस रखता हूँ और फ्लैट टोन में कहता हूँ, उस समय मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था, इसलिए मैंने खुद कुछ चीजें सीख लीं। सर्टिफिकेशंस बस रास्ते में मिलती गईं। मेरी बात सुनते ही पूरा वॉकर फैमिली पत्थर की तरह जम जाता है। वहीं टिफनी को ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीधे उसके घुटने पर गोली मार दी हो। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो डैड ने मेरी जान निकाल दी थी, और मेरे भाई ने फ्री टाइम में ये सब कर लिया। ये सुनकर मिसेस वॉकर कुछ सेकंड तक शब्द ढूंढती रहती हैं, फिर धीरे से पूछती हैं, तो इथन, अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? क्या तुम सीधे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो? मैं और तुम्हारे फादर इसमें मदद कर सकते हैं। मैं कुछ पल सोचता हूँ और जवाब देता हूँ, अभी नहीं। अगर स्कूल को जरूरत हो तो मैं गेस्ट लेक्चरर बन सकता हूँ। कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस शेयर कर दूंगा। गेस्ट लेक्चरर? यह सुनते ही टिफनी के दिमाग में एक भयानक सीन बन जाता है। उसे इमेजिन होता है कि उसके सारे लेजी फ्रेंड्स ऑडिटोरियम में बैठे हैं और इथान एस्ट्रोफिजिक्स या एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स पर लेक्चर दे रहा है, जिसे सोचकर ही उसे डर लगने लगता है। उसे लगता है कि उसके दोस्त वहीं बेहोश हो जाएंगे। जिस पर वह पूछती है, तो इथन, तुम्हें अब हाई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, जो सीखना था वो मैं सीख चुका हूँ। यह सुनकर मिस्टर वॉकर अपने टेम्पल्स दबाते हैं। उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में दशकों बिताए थे और हर तरह के लोगों को देखा था, लेकिन अपने ही बेटे जैसा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा था। इसके बाद वह कहते हैं, अगर एथन अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुका है तो वह सेंट जूड्स नहीं जाएगा। फिर मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, और फ्यूचर में तुम जो चाहो कर सकते हो, फैमिली तुम्हारा सपोर्ट करेगी। एक बार फिर इथन के लिए फैमिली ने जो प्लान्स बनाए थे वे उसकी एब्सोल्यूट कॉम्पिटेंस के सामने पूरी तरह बिखर जाते हैं। इसी बीच वॉकर फैमिली के लंबे समय बाद मिले बेटे की खबर पूरे अपर क्लास सर्कल में फैल जाती है, जिस पर इन्विटेशंस की बारिश शुरू हो जाती है। आखिरकार मिसेस वॉकर उनमें से एक इन्विटेशन चुनती हैं। यह लिंच फैमिली की चैरिटी गाला होती है और वह तय करती हैं
कि यही सोशल सर्कल में मेरा ऑफिशियल इंट्रोडक्शन होगा। इवेंट वाले दिन कार से उतरने से पहले मेरे पेरेंट्स मुझे समझाते हैं, इथन नर्वस मत होना, बस अपनी मदर के साथ रहना, जिस पर मैं सिर्फ हल्का सा सिर हिला देता हूँ। अंदर बैंकेट हॉल में ग्लासेस की खनक गूंज रही होती है। जैसे ही मैं और मेरे पेरेंट्स अंदर एंटर करते हैं, वैसे ही पूरे हॉल का अटेंशन हमारी तरफ चला जाता है। कई लोग ग्रीटिंग और स्मॉल टॉक के लिए आगे आते हैं। उनकी नजरों में क्यूरियोसिटी भी होती है और स्क्रूटनी भी, जबकि मैं अपने पेरेंट्स के पास शांत खड़ा रहता हूँ और हर ग्रीटिंग का शॉर्ट, पॉलिट लेकिन डिस्टेंट जवाब देता हूँ। दूसरी तरफ लिंच फैमिली का बेटा ब्रैंडन। लिंच अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। जैसे ही उसकी नजर मेरी तरफ जाती है, उसके चेहरे पर हल्की स्नीर आ जाती है। असल में उसे टिफनी वॉकर पर काफी समय से क्रश होता है और इसी वजह से वह इंस्टिंक्टिवली मुझे पसंद नहीं करता। गांव से वापस लाया गया लड़का शायद फ्रेंच मेन्यू तक नहीं पढ़ सकता होगा। यह सोचकर वह वाइन का ग्लास उठाता है और हमारी तरफ बढ़ता है। मिसेस वॉकर, ये ईथन है ना? काफी हैंडसम दिख रहा है। यह कहकर वह मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में सुपरियोरिटी साफ दिखाई दे रही होती है। ईथन, क्या यह तुम्हारी पहली ऐसी पार्टी है? अगर किसी चीज की आदत ना हो तो मुझसे पूछ लेना। यह सुनकर मिसेस वॉकर कुछ कहने वाली होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं ब्रैंडन की तरफ देखकर कहता हूँ, इट्स फाइन। मेरी शांत और इमोशनलेस नजर देखकर ब्रैंडन कुछ पल के लिए अटक जाता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वह किसी पिलो पर पंच मार रहा हो, लेकिन वह हार नहीं मानता। जिस पर वह पास खड़े वेटर से जानबूझकर फ्रेंच एक्सेंट में कहता है, उन कुप डे शम्पान्ये सिल वू प्ले। फिर मेरी तरफ मुड़कर कहता है, ईथन तुम क्या लोगे? चाहो तो मैं इंग्लिश में ऑर्डर कर दूं? यह सुनते ही आसपास मौजूद कई लोग समझ जाते हैं कि ब्रैंडन जानबूझकर मुझे एम्बैरस करने की कोशिश कर रहा है और तभी एंट्रेंस की तरफ हलचल होती है। कई फॉरेन गेस्ट्स अंदर आते हैं जिनकी प्रेजेंस बाकी बिजनेस मैग्नेट्स से अलग दिखाई दे रही होती है। उन्हें देखते ही मिस्टर लिनच खुद उनका स्वागत करने दौड़ पड़ते हैं। उन्हीं में एक व्हाइट हेयर्ड जेंटलमैन भी होता है। वह हॉल में नजर दौड़ाता है जैसे किसी को ढूंढ रहा हो और अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर टिक जाती है, जिस पर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह सीधे मेरी तरफ बढ़ता है। इतना ही नहीं, वह मिस्टर लिंच और ब्रैंडन दोनों को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। जैसे ही वह मेरे पास पहुंचता है, उसके चेहरे पर सरप्राइज भरी मुस्कान आ जाती है। इथन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिल जाओगे। यह सुनते ही पूरा हॉल शांत हो जाता है, क्योंकि यह कोई आम इंसान नहीं होता। यह एक एंशिएंट यूरोपियन फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके सामने मिस्टर लंच जैसे लोग भी बेहद सम्मान से पेश आते हैं। और वही इंसान अभी वॉकर फैमिली के नए लौटे बेटे से इतने अपनापन के साथ बात कर रहा था। यह देखकर मिसेस वॉकर भी स्टंट रह जाती हैं, जबकि ब्रैंडन के हाथ से वाइन ग्लास लगभग छूट ही जाता है। मैं शांत भाव से जवाब देता हूँ, मिस्टर विंसेंट, काफी समय हो गया। मेरी फ्रेंच इतनी फ्लॉलेस और नेचुरल होती है कि ब्रैंडन का दिखावटी एक्सेंट उसके सामने बच्चों जैसा लगने लगता है। यह सुनकर मिस्टर विंसेंट जोर से हंसते हैं और अपनी नेटिव लैंग्वेज में तेजी से बात करने लगते हैं। वह इंटरनेशनल इकोनॉमी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स पर चर्चा शुरू कर देते हैं और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वह मेरी ओपिनियन को बेहद इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, जिस पर मैं भी फ्लुएंटली जवाब देता हूँ। बीच बीच में मेरी कुछ बातें सुनकर मिस्टर विंसेंट तक सहमति में सिर हिलाने लगते हैं। देखते ही देखते हम दोनों ऐसे बात करने लगते हैं जैसे आसपास कोई और मौजूद ही ना हो। यह देखकर पूरा क्राउड स्टंड रह जाता है। जिस लड़के को अभी फ्रेंच मेन्यू तक न पढ़ पाने वाला समझा जा रहा था, उसकी लैंग्वेज स्किल्स और नॉलेज रूम में मौजूद लगभग हर इंसान से बेहतर निकलती हैं। वहीं ब्रैंडन का चेहरा पहले लाल और फिर सफेद पड़ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन बनकर रह गया हो। कुछ मिनट पहले तक वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और अब मैं एक यूरोपियन टाइकून के साथ कैजुअली डिस्कशन कर रहा था। तभी टिफनी अचानक मिसेस वॉकर के पास पहुंचती है। वह एक्साइटेड होकर कहती है, मॉम, मेरे भाई को देखो, क्या वह अमेजिंग नहीं है? जिस पर मिसेस वॉकर अपने बेटे को देखती हैं। उनके अंदर प्राइड भी होती है और डिसबिलीफेस भी। कुछ देर बाद मिस्टर विंसेंट को उनका असिस्टेंट शेड्यूल याद दिलाता है, जिस पर वह जाने से पहले अपना पर्सनल बिजनेस कार्ड मुझे देते हैं और मैं उसे पूरी शांति से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मिस्टर विंसेंट के जाते ही क्राउड की नजरें और ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। वहीं ब्रैंडन का चेहरा पूरी तरह उतर चुका होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। तभी मेरी नजर उसकी तरफ जाती है और मैं पूरी शांति से इंग्लिश में कहता हूँ, थैंक यू, बट आई कैन ऑर्डर फॉर माई सेल्फ। यह सुनते ही ब्रैंडन को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उसके अंदर ह्यूमिलेशन की आग जल उठती है। वहीं टिफनी खुलकर हंस पड़ती है, जिस पर आसपास मौजूद कुछ लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। आखिरकार ब्रैंडन वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है, जबकि मैं आराम से जूस का ग्लास उठाता हूं और एक सिप लेता हूं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद टिफनी मेरे पास आती है और थम्स अप दिखाते हुए कहती है, एथन, वे कमाल था, आज से मैं तुम्हारी टीम में हूं। जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूं लेकिन कुछ नहीं कहता। इस चैरिटी गाल में अपनी एब्सोल्यूट कॉम्पिटेंस के दम पर मैंने उन सभी लोगों को जोक बना दिया था जो मेरा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे। वॉकर फैमिली के यंग सन का हाई सोसाइटी में डेब्यू हो चुका था और यह डेब्यू किसी लेजेंड से कम नहीं था। मिसेस वॉकर अभी मुझसे बात भी नहीं कर पाती कि उनकी तीनों बेटियां प्रोटेक्टिव वॉल की तरह मेरे आसपास आकर खड़ी हो जाती हैं। विक्टोरिया का चेहरा ठंडा और गंभीर होता है। उसकी शार्प नजर पूरे हॉल पर घूमती है। फिर वह साफ आवाज में कहती है, जो अभी हुआ मैं उम्मीद करती हूँ कि वह पहली और आखिरी बार हो। इथन मेरा भाई है, वॉकर फैमिली का राइटफुल सन है। जो भी उसे अनहैप्पी करे
करेगा वह पूरी वॉकर फैमिली को अनहैप्पी करेगा। यह सुनते ही हॉल में चल रही सारी फुसफुसाहटें तुरंत बंद हो जाती हैं, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में विक्टोरिया की रेपुटेशन किसी फॉर्मिडेबल फिगर से कम नहीं होती और उसकी बातों को नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। दूसरी बहन टिफनी थोड़ी भी सब्टल नहीं थी। वह इमेजिनरी स्लीव्स ऊपर चढ़ाने का नाटक करते हुए कहती है, तुम सबने सुना ना, मेरा भाई इथन, अगर किसी ने दोबारा उसके साथ ऐसा पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर करने की कोशिश की तो पहले उसे मेरे फिस्ट्स का जवाब देना पड़ेगा। यह कहते हुए वह मुट्ठी बांध लेती है और ब्रैंडन के साथ खड़े उन यंग मेन और विमेन की तरफ घूरने लगती है, जिस पर उन सभी के चेहरे पीले पड़ जाते हैं और वे जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। वहीं तीसरी बहन निकोल अपने ग्लासेस ठीक करते हुए ठंडी आवाज में कहती है, डेटा एनालिसिस के अनुसार मैलिशियस स्लैंडर और सोशल ऑस्ट्रेसिज्म का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफी गंभीर होता है और वॉकर कॉर्पोरेशन का लीगल डिपार्टमेंट काफी समय से आइडल बैठा है। मुझे यकीन है कि प्रैक्टिस के लिए ये कुछ डिफेमेशन लॉसूट्स उन्हें बुरे नहीं लगेंगे। तीनों बहनें अलग अलग स्टाइल की थीं, लेकिन अपने भाई को प्रोटेक्ट करने का उनका डिटर्मिनेशन एक जैसा था। वे 3 गार्डियन डीटीज की तरह मेरे सामने खड़ी थीं, जो मुझे शील्ड करते हुए दुनिया के सामने मेरी पोजीशन अनाउंस कर रही थीं, जिस पर जो लोग अभी तक फुसफुसाकर कह रहे थे कि मैं बस कोई लकी पुअर किड हूं, वे अब वह सोच पूरी तरह छोड़ देते हैं। यह देखकर मिसेस वॉकर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह मिस्टर वॉकर की स्लीव खींचते हुए कहती हैं, अच्छा है कि लड़कियां अपने भाई की प्रोटेक्शन करना जानती हैं। हालांकि उनके चेहरे पर अम्यूजमेंट भी था और इमोशन भी, जबकि मिस्टर वॉकर की आंखों में रिलीफ की झलक दिखाई देती है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्राइड दिखाई देती है। हालांकि ये लोग शायद थोड़ा ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हैं। वास्तव में उनकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे वे पूरी दुनिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करने के लिए तैयार हों। इसी बीच मिस्टर लंच जल्दी से वहां आते हैं और माहौल शांत करने की कोशिश करते हैं। विक्टोरिया, टिफनी, निकोल, प्लीज काम डाउन। वे सिर्फ बच्चे हैं जिन्हें समझ नहीं है। मैंने ब्रैंडन को घर भेज दिया है ताकि वह अपने एक्शंस पर सोच सके। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहते हैं, इथन, मेरे लड़के, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। जिस पर विक्टोरिया का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम पड़ता है, लेकिन उसकी आवाज अब भी ठंडी रहती है। मिस्टर लिंच, आप जरूरत से ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। हम बस नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मिस्टर लिंच तुरंत जवाब देते हैं। इसी दौरान टिफनी अचानक मेरे पास आ जाती है। डोंट बी स्केयर्ड इथान, तुम्हारी सिस्टर यहाँ है। फिर चारों तरफ देखते हुए पूछती है, तुम क्या खाना चाहते हो? मैं लेकर आती हूँ। वहाँ मिनी केक्स रखे हैं, मैंने चेक किया है, उनमें पॉइजन नहीं है। यह सुनकर मैं थोड़ा हेल्पलेस होकर कहता हूँ, थैंक्स टिफनी, लेकिन मुझे भूख नहीं है। वहीं निकोल चुपचाप मेरे हाथ में वार्म वाटर का एक ग्लास पकड़ा देती है। तुम काफी देर से बात कर रहे हो, रिहाइड्रेट। जिस पर मैं पानी लेते हुए कहता हूँ, थैंक्स निकोल। इसके बाद मेरी तीनों बहनें इतनी बारीकी से मेरी प्रोटेक्शन करने लगती हैं कि मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ। जब मुझे फ्रूट लेने का मन करता है तब टिफनी तुरंत उछलकर खड़ी हो जाती है। बैठे रहो इथन, मैं लेकर आती हूँ। ये वाला चाहिए या ये वाला? रुको, मैं सब ले आती हूँ। अगर मैं अपनी मदर से बात करना चाहता हूँ तो विक्टोरिया तुरंत मेरे लिए रास्ता साफ कर देती है। साथ ही उसकी नजरें लगातार आसपास घूमती रहती हैं, जैसे किसी भी पल कोई असासिन बाहर निकलकर अटैक कर देगा। यह सब देखकर मुझे थोड़ी हेल्पलेसनेस महसूस होती है, लेकिन अपनी बहनों को इतनी ऑकवर्ड और क्लमी तरीके से मेरी केयर करते हुए देखकर मेरे अंदर मौजूद कोई सख्त चीज धीरे धीरे नरम पड़ने लगती है। बाकी पूरी गाल में शायद मैं सबसे ज्यादा आइडल इंसान होता हूँ। जो भी मुझसे बात करने की कोशिश करता है उसे वॉकर सिस्टर्स की नजरें या शब्द वापस भेज देते हैं, जिस पर मुझे सिर्फ शांति से बैठना पड़ता है और वे जो फूड और ड्रिंक्स लाती हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। साथ ही बाकी लोगों की जेलस और शॉक्ड नजरें भी झेलनी पड़ती हैं और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक गाला खत्म नहीं हो जाता। घर लौटते समय कार में टिफनी उत्साहित होकर कहती है, वह कितना सेटिस्फाइंग था, तुमने उनके चेहरे देखे थे? हाँ, अब देखते हैं कौन मेरे भाई को नीचे दिखाने की हिम्मत करता है। वहीं विक्टोरिया अपने टेम्पल्स दबाती है। हालांकि उसे टिफनी थोड़ी ज्यादा लाउड लग रही होती है, लेकिन इस बार वह उसे नहीं रोकती। जिस पर निकोल गंभीरता से मेरी तरफ देखकर कहती है, इथन, अगर कभी कोई इंसान या सिचुएशन तुम्हें अनकंफर्टेबल करे तो हमें तुरंत बताना। मैं कार की विंडो से बाहर गुजरती नियॉन लाइट्स को देखता हूँ और हल्के से कहता हूँ, हम। सामने ड्राइविंग कर रहे मिस्टर वॉकर रियर व्यू मिरर में अपने बेटे को देखते हैं, जो अपनी तीनों बेटियों से पूरी तरह घिरा हुआ बैठा था। यह देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उन्हें लगता है कि भले ही यह प्रोटेक्शन थोड़ा एक्सेसिव है, लेकिन बुरा नहीं है। कम से कम अब उनका बेटा कभी किसी के द्वारा बुली नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं खुद मन ही मन कुछ और सोच रहा होता हूँ। अगली बार अगर ऐसी कोई गाला हुई तो मुझे कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। ये काफी नॉइजी होती है। अगली सुबह वॉकर फैमिली का बटलर एल्फ्रेड मेरे रूम के बाहर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह प्रोफेशनल स्माइल होती है। उसके पीछे एक मेड ट्रे में ब्रेकफास्ट लेकर खड़ी होती है, जिस पर एल्फ्रेड धीरे से डोर नॉक करता है। यंग मास्टर, क्या आप जाग गए हैं? आपका ब्रेकफास्ट आ गया है। अंदर से हल्की आवाज आती है और डोर खुल जाता है, लेकिन डोर मैं नहीं खोलता, बल्कि एक 20 साल के आसपास की यंग वुमन डोर खोलती है। उसके फीचर्स बेहद रिफाइंड होते हैं। यह देखकर एल्फ्रेड चौंक जाता है। और आप कौन हैं? जिस पर वह हल्का सा सिर झुकाकर कहती है, क्लोई, यंग मास्टर की असिस्टेंट। असिस्टेंट? यह सुनकर एल्फ्रेड कुछ पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसने कभी यंग मास्टर के किसी असिस्टेंट के बारे में नहीं सुना था। वह इंस्टिंक्टिवली रूम के अंदर झांकता है
और देखता है कि मैं पूरी तरह तैयार होकर विंडो के पास रखी टेबल पर बैठा हूँ। मेरे सामने एक स्लिम लैपटॉप खुला हुआ है जिसकी स्क्रीन पर डेटा स्ट्रीम्स तेजी से स्क्रॉल हो रही थीं। वहीं बगल में किसी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसा आधा खाली ग्लास रखा होता है। सबसे खास बात यह थी कि स्टाफ ने पिछली रात जो लग्जूरियस डेकोरेशन सजाई थी उन्हें साइड में कर दिया गया था। पूरा रूम अब किसी लग्जरी बेडरूम की बजाय लैबोरेटरी जैसा दिखाई दे रहा था, बेहद क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और कोल्ड। जिस पर क्लोई एक तरफ हटते हुए कहती है, ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं है, यंग मास्टर खा चुके हैं। अल्फ्रेड की नजर उस स्ट्रेंज न्यूट्रिशनल ड्रिंक पर जाती है, फिर ट्रे में रखे ऑटमील और पेस्ट्रीज पर जाती है। वह हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन ये मैडम के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पर तैयार किया गया है, ये काफी न्यूट्रिशियस है। उसकी बात पूरी होने से पहले क्लोई कहती है, यंग मास्टर की डाइट की जिम्मेदारी मेरी है। उनका न्यूट्रिशन प्रिसिजली बैलेंस्ड होता है, इन चीजों में शुगर और कैलोरीज जरूरत से ज्यादा हैं। ये हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती। यह सुनकर ट्रे पकड़े मेड तक हल्का सा कांप जाती है। वहीं अल्फ्रेड मन ही मन सोचता है, वॉकर फैमिली के शेफ की प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाने वाला यह पहला इंसान है जिसे मैंने अपनी पूरी सर्विस लाइफ में देखा है। तभी मैं अपना लैपटॉप बंद करता हूँ और उनकी तरफ चलता हूँ, जिस पर अल्फ्रेड तुरंत मुस्कुरा देता है। यंग मास्टर, इस ब्रेकफास्ट के बारे में क्लोई की बात सुनो, मैं संक्षेप में जवाब देता हूँ। यह सुनकर अल्फ्रेड की मुस्कान वहीं जम जाती है, जबकि क्लोई बिना समय गंवाए आगे कहती है, इसके अलावा यंग मास्टर के लॉन्ड्री और रूम क्लीनिंग की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। बाकी स्टाफ को बता दीजिए कि बिना परमिशन उनके रूम में एंट्री नहीं होगी। और कुछ? अल्फ्रेड तुरंत जवाब देता है, नहीं, और कुछ नहीं। इसके बाद वह कंफ्यूज्ड मेड को लेकर वहां से चला जाता है। हॉलवे में मेड धीरे से पूछती है, अल्फ्रेड, वह असिस्टेंट क्लोई, वो बहुत। लेकिन अल्फ्रेड तुरंत उसे रोक देता है, फैमिली मैटर्स पर बात करना हमारा काम नहीं है। कुछ देर बाद अल्फ्रेड डाइनिंग रूम में पहुंचता है और सुबह की सारी बातें मिस्टर और मिसेज वॉकर को बताता है। मैडम, स्थिति यही है। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर को हाउस होल्ड स्टाफ की सर्विसेज की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मिसेज वॉकर चौंक जाती हैं। असिस्टेंट? ईथन अपने साथ असिस्टेंट भी लाया है? और ब्रेकफास्ट में उसने कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पी लिया? आखिर वह क्या पी रहा था? क्या उसका टेस्ट अच्छा भी होता होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर रहते हुए उसने इतनी मुश्किल जिंदगी जी हो कि अब उसे बेस्वाद खाना खाने की आदत पड़ गई हो? यह सुनते ही टिफनी तुरंत उठने लगती है। नहीं, मैं उसे हमारे शेफ का खाना जरूर खिलाऊंगी। लेकिन मिस्टर वॉकर उसे तुरंत रोक देते हैं। बैठ जाओ। क्या तुमने अल्फ्रेड की बात नहीं सुनी? उसकी असिस्टेंट काफी प्रोफेशनल है, जाकर परेशानी मत खड़ी करो। जिस पर टिफनी तुरंत जवाब देती है, मैं परेशानी कैसे खड़ी कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ उसकी चिंता कर रही हूँ। वहीं निकोल शांत स्वर में एनालिसिस करती है। अल्फ्रेड के डिस्क्रिप्शन के अनुसार क्लोई का बिहेवियर हाईली एफिशिएंट है। इसका मतलब है कि उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली है। इथन की लाइफस्टाइल हमसे अलग हो सकती है। अगर हमने उसे फोर्स करने की कोशिश की तो नेगेटिव रिएक्शन मिल सकता है। यह सुनकर मिस्टर वॉकर फैसला सुनाते हैं, हम ईथन की इच्छा के अनुसार चलेंगे। फिर अल्फ्रेड की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब से यंग मास्टर से जुड़े मामलों में वही किया जाएगा जो वह और उसकी असिस्टेंट चाहें। यस सर, अल्फ्रेड झुककर जवाब देता है, जबकि टिफनी वापस चेयर पर गिर जाती है। मैं तो बस चाहती थी कि वह कुछ अच्छा खा ले। कुछ देर बाद विक्टोरिया ऑफिस जाने के लिए निकल रही होती है। तभी गार्डन से गुजरते हुए वह एक अजीब सीन देखती है। क्लोई तेजी से टैबलेट पर नोट्स ले रही होती है, जबकि मैं आखिरी क्रेयर और नर्केड के सामने खड़ा उसकी लीव्स को देख रहा होता हूँ। जिस पर क्लोई रिपोर्ट देती है, सर सॉइल मॉइस्चर ऑप्टिम लेवल से 0.7% ज्यादा है। आज लाइट एक्सपोजर को 15 मिनट बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा लीफ नंबर 3 के नीचे माइनर पेस्ट एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। मैंने उसे मार्क कर दिया है। रिकमेंडेशन है कि 0.05 मिलीलीटर बायो एजेंट 3 अप्लाई किया जाए। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, ठीक है, उसे हैंडल कर लो। यह सुनकर विक्टोरिया वहीं रुक जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका भाई और उसका परिवार दो अलग डायमेंशंस में रहते हैं। जिस पर वह चुपचाप मुड़ती है और ऑफिस चली जाती है। दोपहर के समय मैं और क्लोई डाइनिंग रूम में दिखाई नहीं देते, जिस पर अल्फ्रेड आकर रिपोर्ट करता है, मिस क्लोई ने यंग मास्टर के लंच के लिए किचन यूज किया था। खाना पहले ही ऊपर भेजा जा चुका है। यह सुनकर मिसेस वॉकर टेबल पर सजे लग्जूरियस फूड को देखती हैं और धीरे से आह भरती हैं। वह बच्चा बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। वहीं टिफनी सामने रखे खाने को देखती है और अचानक उसकी एपेटाइट गायब हो जाती है। सच कहूं तो मैं जानना चाहती हूं कि क्लोई के उस प्रिसिजली बैलेंस्ड मील का टेस्ट कैसा होता है। और पहली बार पूरे वॉकर फैमिली को साफ महसूस होता है कि उनका यंग मास्टर सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि केयर तक का मोहताज नहीं है। उसकी जिंदगी का हर एस्पेक्ट पहले से परफेक्टली मैनेज्ड था। इसी बीच टिफनी सोफा पर बैठकर गेम खेल रही होती है। तभी उसका फोन अचानक लगातार वाइब्रेट करने लगता है। यह उसके फ्रेंड्स ग्रुप चैट का नोटिफिकेशन होता है। टिफ, जल्दी ट्विटर चेक करो, तुम्हारा भाई ट्रेंडिंग में है। वॉकर फैमिली का रियल हेयर तो बेहद हैंडसम निकला। ये फोटो किस मीडिया आउटलेट ने ली है? एंगल अजीब है लेकिन डैमन वो हॉट दिख रहा है।
यह सुनकर टिफनी का दिल धड़क उठता है। क्या हो रहा है? वह तुरंत ट्रेंडिंग लिस्ट खोलती है और वहां सच में एक हैशटैग दिखाई देता है, हैशटैग वॉकरस्टन्स। जैसे ही वह उस पर क्लिक करती है, चैरिटी गाल में ली गई मेरी कई कैंडिड फोटोज सामने आ जाती हैं और कमेंट सेक्शन पूरी तरह एक्सप्लोड कर चुका होता है। OMG, यही वह लड़का है जिसे गांव से वापस लाया गया था? ये तो आंखों के लिए फीस्ट है। मुझे 3 मिनट दो, मुझे इस इंसान की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या सिर्फ मुझे लगता है या ये थोड़ा एरोगेंट दिखता है? इसके चेहरे पर आई हेट एवरीवन वाला लुक है। कोई बस जेलस हो रहा है। इतना हैंडसम इंसान एरोगेंट हो भी तो हक बनता है। इन कमेंट्स को पढ़ते पढ़ते टिफनी का गुस्सा बढ़ने लगता है, खासतौर पर नेगेटिव कमेंट्स देखकर। मेरे भाई के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगी। लेकिन जैसे ही वह कीबोर्ड पर उंगलियां रखती है, अचानक पेज अटक जाता है और अगले ही पल फोर्सफुली रिफ्रेश हो जाता है, जिस पर ट्रेंडिंग टॉपिक गायब हो चुका होता है। कुछ सेकंड पहले तक जो हैशटैग पूरी तरह एक्टिव था, अब उसकी जगह पेज नॉट फाउंड दिखाई दे रहा था। टिफनी हैरानी से स्क्रीन को घूरती है। वह ऐप दोबारा रीलोड करती है, लेकिन हैशटैग सच में ट्रेंडिंग लिस्ट से गायब हो चुका था, मानो वह कभी मौजूद ही नहीं था। और जब वह कीवर्ड सर्च करती है, तब उससे जुड़े ट्वीट्स भी रियल टाइम में डिसअपीयर होते जा रहे थे। क्या वॉकर कॉर्प के PR डिपार्टमेंट ने इतनी जल्दी काम कर दिया? वह बड़बड़ाती है, जिस पर वह फैमिली ग्रुप चैट खोलती है और एक मैसेज भेजती है, टेकडाउन का ऑर्डर किसने दिया? यह तो काफी जल्दी हो गया। जिस पर विक्टोरिया तुरंत रिप्लाई करती है, कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक? इसके जवाब में निकोल लिखती है, टिफनी, मैं अभी लैब में थी, PR डिपार्टमेंट को ऐसा कोई डायरेक्टिव मिला ही नहीं है। यह सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। उस शाम जब विक्टोरिया और निकोल घर वापस आती हैं, तब टिफनी उन्हें पूरी इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर विक्टोरिया तुरंत PR डिपार्टमेंट के हेड को कॉल करती है, लेकिन वह भी उतना ही कंफ्यूज्ड होता है। वह कहता है, मैं इस इश्यू की रिपोर्ट करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही पूरा टॉपिक इंटरनेट से गायब हो गया और क्लीनअप भी इतना थरो था कि कुछ बचा ही नहीं। जिस पर विक्टोरिया पूछती है, अगर यह हमारे लोगों ने नहीं किया और फैमिली ने भी नहीं किया, तो फिर किसने किया? कोई गुड सैमरिटन? मैं जो पूरे समय चुपचाप बैठकर बुक पढ़ रहा होता हूँ, ऊपर तक नहीं देखता। बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। फिर मैं आराम से कहता हूँ, मैंने हटवाया था। मेरी उंगली कैजुअली टैबलेट स्क्रीन पर स्वाइप करती है, जिस पर पूरा लिविंग रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। वॉकर फैमिली के सभी 5 मेंबर्स की नजरें सीधे मेरी तरफ घूम जाती हैं। इसने हटवाया कैसे? यह तो पूरे समय यहीं बैठकर बुक पढ़ रहा था। टिफनी का मुंह इतना खुल जाता है कि उसमें एक अंडा तक आ सकता था। फिर वह पूछती है, इथन, तुमने ये कैसे किया? जिस पर मैं अपनी आंखें उठाकर उसे ऐसा लुक देता हूं जैसे कह रहा हूं, क्या ये कोई मुश्किल काम था? फिर मैं शांति से जवाब देता हूं, मैंने बस एक मैसेज भेजा था। एक मैसेज? टिफनी लगभग चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा कौन है जिसे मैसेज भेजकर ट्विटर का ट्रेंडिंग टॉपिक सेकंडों में गायब किया जा सकता है? यह सुनकर विक्टोरिया को ऑब्सिडियन बैंक कार्ड याद आता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या इथन ने सिर्फ एक मामूली गॉसिप टॉपिक हटाने के लिए उस कार्ड के पीछे मौजूद रिसोर्सेज इस्तेमाल कर दिए? वहीं निकोल की आंखें क्यूरियोसिटी से चमकने लगती हैं। उसे फील होता है कि उसके छोटे भाई पर की जा रही उसकी स्टडी अब एक नए और फैसिनेटिंग फेज में एंटर कर चुकी है। दूसरी तरफ मिस्टर वॉकर और मिसेज वॉकर एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों की आंखों में एक जैसी शॉक और कंफ्यूजन दिखाई देता है। फिर टिफनी सीधे सोफा पर मेरे पास कूदकर बैठ जाती है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही होती हैं। इथन, सच सच बताओ, क्या तुम ट्विटर के CEO को जानते हो या फिर तुम कोई सीक्रेट टॉप टियर हैकर हो? जिस पर मैं बुक बंद करता हूँ, खड़ा होता हूँ और उसकी जरूरत से ज्यादा इंटेंस नजरों से बचते हुए कहता हूँ, मैं बस कुछ ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ जो डेटा क्लीनअप का काम करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी बुक उठाता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ, जिस पर पूरा वॉकर फैमिली लिविंग रूम में पत्थर की तरह जड़ होकर बैठा रह जाता है। आखिर ऐसे कौन से डेटा क्लीनअप वाले फ्रेंड्स होते हैं जो ट्विटर ट्रेंड को कचरे की तरह साफ कर सकते हैं? फिर टिफनी धीरे से कहती है, खत्म। मुझे लगता है मेरा भाई फैमिली रियूनियन के लिए नहीं आया, वह हमें रियलिटी चेक देने आया है। जिस पर विक्टोरिया अपने दर्द करते हुए टेम्पल्स को दबाती है और सोफा पर पीछे टिक जाती है। पहली बार उसे लगता है कि $multi-billion कॉर्पोरेशन संभालना अपने ही भाई को समझने से कहीं ज्यादा आसान है। मिस्टर वॉकर काफी देर तक चुप बैठे रहते हैं। फिर वह अल्फ्रेड से कहते हैं, आज के बाद ईथन से जुड़ी किसी भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि वह क्या कर रहा है। आखिरकार अब उन्हें समझ आ चुका था। वे अपने बेटे की प्रोटेक्शन करना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा खुद एक वॉकिंग न्यूक्लियर लेवल डिफेंस सिस्टम निकला। उसकी रक्षा करने की कोशिश अब डरावनी होने के साथ साथ हास्यास्पद भी लगने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की वजह मैं अपने रूम में वापस आता हूं और क्लो को एक सिंपल ऑर्डर देता हूं, भविष्य में ऐसी कोई भी बेकार इन्फॉर्मेशन दिखे तो सीधे हैंडल कर देना। जिस पर क्लो तुरंत जवाब देती है, यस सर। मेरे लिए यह बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी मक्खी को उड़ा दिया हो। देर रात मिस्टर वॉकर अपने स्टडी रूम में बैठे कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहे होते हैं। स्क्रीन पर मेरी पिछली 18 साल की लाइफ की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट खुली हुई होती है, लेकिन रिपोर्ट लगभग पूरी तरह ब्लैंक थी।
उस पर लिखा होता है, इन्वेस्टिगेशन को अननोन रेजिस्टेंस मिली, मल्टीपल हाई लेवल इंफॉर्मेशन फायरवॉल ट्रिगर हुए, फर्दर इंक्वायरी टर्मिनेट करने की रिकमेंडेशन दी जाती है, रिस्क लेवल एक्सट्रीमली हाई। यह पढ़कर मिस्टर वॉकर गहरी सांस छोड़ते हैं और अपना माथा दबाने लगते हैं। उन्हें हेल्पलेसनेस फील होने लगती है। यह बात पूरी तरह अब्सर्ड थी कि वॉकर फैमिली के कोर रिसोर्सेज लगाने के बाद भी वे कुछ पता नहीं कर पाए। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने साफ कर दिया था कि उनका खोया हुआ बेटा कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तभी स्टडी रूम के दरवाजे पर हल्की नॉक सुनाई देती है। डैड अभी तक जाग रहे हैं? विक्टोरिया हाथ में गर्म मिल्क का ग्लास लेकर अंदर आती है। फिर वो पूछती है, अभी भी ईथन के पास्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? जिस पर मिस्टर वॉकर सिर हिलाते हैं। कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे सब जानबूझकर इरेज कर दिया गया हो। विक्टोरिया मिल्क डेस्क पर रखती है। उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है। फिर वह कहती है, डैड मैं अग्री कर हूं, ईथन वैसा नहीं है जैसा वह दिखाई देता है। उस कार्ड के बारे में मैंने बाद में हमारे सर्कल के एक सीनियर फिगर से क्वाइटली पूछताछ की थी। उसने हिंट दिया कि वह एक ट्रांसेंडेंट लेवल पास है और उसका होल्डर अनइमेजिनेबल पावर रखता है। यह सुनकर मिस्टर वॉकर का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले कभी थोड़ा बहुत सुना था। यह उस हिडन सर्कल को रिप्रेजेंट करता था जो ऑर्डिनरी सोसाइटी के पीछे से दुनिया को कंट्रोल करता है। फिर विक्टोरिया आगे कहती है, और उसकी असिस्टेंट क्लो, उसकी पोस्चर, मूवमेंट्स और ट्रेनिंग देखकर लगता है कि वह किसी टॉप टियर सिक्योरिटी फर्म से है, या शायद उससे भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड रखती है। जिस पर पिता और बेटी दोनों चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद विक्टोरिया धीमी आवाज में कहती है, तो वॉकर फैमिली आखिर किसे वापस लेकर आई है? लेकिन उसके पास उस सवाल का सही वर्ड ही नहीं था। फिर वह धीरे से कहती है, डैड मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि बाहर बिताए हुए सालों में ईथन की लाइफ ऐसी रही होगी। जिस पर मिस्टर वॉकर शांत स्वर में जवाब देते हैं, वह चाहे जो भी हो, वह हमारा बेटा है। अगर वह अपने बारे में बात नहीं करना चाहता तो हम नहीं पूछेंगे। अगर उसे फैमिली चाहिए तो हम उसकी फैमिली बनेंगे। विक्टोरिया सिर हिलाती है। टिफनी, निकोल और मैं भी यही सोचते हैं। बस ऐसा लगता है कि हम उसकी मदद के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। जिस पर मिस्टर वॉकर मुस्कुराते हैं, तो फिर जब उसे जरूरत होगी हम बिना किसी शर्त उसके पीछे खड़े रहेंगे। अगर वह ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रहना चाहता है तो हम उसके साथ ऑर्डिनरी तरीके से ही रहेंगे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर वॉकर फैमिली के सभी मेंबर्स मुझे एक अजीब मिक्स ऑफ ऑन और रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। जिस पर मैं यूटेंसिल्स नीचे रखता हूं और मिस्टर वॉकर की तरफ देखता हूं। मैं आज बाहर जाना चाहता हूं। कहाँ? मिस्टर वॉकर पूछते हैं। क्या ड्राइवर को साथ भेज दूं? नहीं। फिर वह तुरंत कहते हैं, तो अपनी सिस्टर को साथ ले जाओ। जिस पर विक्टोरिया तुरंत सीधी होकर बैठ जाती है, लेकिन मैं सिर हिलाता हूं। जरूरत नहीं, क्लोई ड्राइव करेगी। ठीक है, सेफ रहना और जल्दी वापस आना। मिस्टर वॉकर कहते तो हैं, लेकिन उनकी आवाज में ऑथोरिटी लगभग नहीं होती। आखिर उनका बेटा शायद पूरी वॉकर सिक्योरिटी टीम से भी ज्यादा कैपेबल था। मेरे और क्लो के जाने के बाद ही फैमिली आराम की सांस लेती है। फिर टिफनी धीरे से फुसफुसाती है, ईथन के साथ ब्रेकफास्ट करना डैड के साथ बोर्ड मीटिंग करने से ज्यादा स्ट्रेसफुल है। जिस पर मिस्टर वॉकर उसे घूर कर देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी एग्री करते हैं। वह खिड़की से बाहर देखते हैं जिस दिशा में उनका बेटा गया था। उनके दिल में शौक और प्राइड दोनों मौजूद होते हैं। कुछ घंटों बाद मैं और क्लोई वापस लौटते हैं। मेरे हाथ में एक सिंपल ब्लैक गिफ्ट बॉक्स होता है, जिस पर मैं सीधे ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता हूँ। लेकिन हमारे रूम में लौटने के कुछ ही मिनट बाद निकोल फ्रंट डोर से अंदर घुसती है। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स बने हुए थे। वह अपना बैग जोर से सोफा पर फेंक देती है। डैम इट, वे फिर वापस आ गए। जिस पर विक्टोरिया तुरंत पूछती है, निकोल क्या हुआ? कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? निकोल फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेरती है। वही हैकर्स फिर से हमारे कंपनी सर्वर पर अटैक कर रहे हैं। टेक डिपार्टमेंट के इडियट्स उन्हें रोक नहीं पा रहे। असल में कॉम्पिटिटर फिर से डर्टी ट्रिक्स खेल रहा था और हैकर्स का इस्तेमाल करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पहले भी कई बार अटैक्स हुए थे, लेकिन इस बार अटैकर्स ने क्लियरली एक्सपर्ट्स हायर किए थे। पुलिस को कॉल किया? विक्टोरिया पूछती है। हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब तक स्पेशलिस्ट्स आएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। अगर इस बार हमारा डेटा लीक या डिस्ट्रॉय हो गया तो कंपनी खत्म है। यह सुनकर विक्टोरिया की भौहें सिकुड़ जाती हैं। कॉर्पोरेट टेक डिवीजन से सपोर्ट चाहिए, लेकिन निकोल अपने लैपटॉप पर तेजी से काम करती रहती है। स्क्रीन पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उस पर एक बड़ा वार्निंग सिंबल और काउंटडाउन टाइमर दिखाई दे रहा था। फिर वह निराश होकर कहती है, बहुत देर हो चुकी है। उनका अटैक बहुत स्ट्रांग है। सब खत्म हो गया। इस बार सच में खत्म हो गया। जिस पर लिविंग रूम का माहौल और भी भारी हो जाता है। तभी एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, निकोल क्या मैं देख सकता हूँ? सब लोग आवाज की तरफ देखते हैं और मुझे सीढ़ियों के ऊपर खड़ा पाते हैं। मैं शांति से उन्हें देख रहा होता हूँ। निकोल थोड़ा चौंकती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, इथन कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी। लेकिन मैं उसकी बात इग्नोर करके लैपटॉप स्क्रीन को देखने लगता हूँ। फिर कहता हूँ, ये वायरस कुछ फेमिलियर लग रहा है। यह सुनकर पूरा फैमिली शॉक्ड हो जाता है। जिस पर मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ, लैपटॉप दो। निकोल जैसे हिप्नोसिस में आ गई हो वैसे ही लैपटॉप मुझे पकड़ा देती है, लेकिन देते ही उसे पछतावा होने लगता है। आखिर इथन को इसके बारे में क्या पता होगा? ये कोई मजाक नहीं था। फिर मैं सोफा पर बैठता हूँ, लैपटॉप अपनी गोद में रखता हूँ और कीबोर्ड पर उंगलियां रख देता हूँ, लेकिन तुरंत टाइपिंग शुरू नहीं करता। इसके बजाय मैं निकोल की तरफ देखकर पूछता हूँ, बैकअप एडमिन की है? जिस पर निकोल बिना सोचे जवाब देती है, X7 अल्फा 9 डेल्टा। फिर तुरंत सुधारती है, X7 A 9 D2।
वही बैकअप की है। मैं सिर हिलाता हूँ और फिर मेरी उंगलियां चलना शुरू कर देती हैं। मेरी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर की प्रेस एकदम रेगुलर रिदम में हो रही थी, जिस पर स्क्रीन पर मौजूद लाल वार्निंग्स और बिखरा हुआ कोड धीरे धीरे गायब होने लगता है। मैं कुछ अजीब से कमांड्स एंटर करता रहता हूँ। शुरुआत में निकोल सांस रोके हुए देखती है। उसे डर था कि एक गलत कमांड पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर सकती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह धीरे धीरे खुला रह जाता है। यह न सी था न पाइथन। कोड स्ट्रक्चर पूरी तरह अनकन्वेंशनल था। आखिर यह कोडिंग स्टाइल आई कहां से थी? 3 मिनट से भी कम समय में पूरा सिस्टम नॉर्मल हो जाता है। फिर मैं कुछ और लाइंस टाइप करता हूँ, जिस पर स्क्रीन पर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क टोपोलॉजी दिखाई देती है और उसके अंदर एक ब्लिंकिंग रेड डॉट पागलों की तरह भागने की कोशिश कर रही होती है। फिर मैं कहता हूँ लोकेट कर लिया, और आखिरी कमांड एंटर करके एंटर की दबा देता हूँ, जिस पर स्क्रीन पर मौजूद रेड डॉट फटकर ग्रे पैच में बदल जाती है। फिर मैं शांति से कहता हूँ हो गया। उनका मेन सर्वर कुछ समय के लिए ऑफलाइन रहेगा। इसके बाद मैं लैपटॉप बंद करता हूँ और पूरी तरह पर्ट्रीफाइड निकोल को वापस पकड़ा देता हूँ। निकोल कांपते हुए हाथों से लैपटॉप लेती है। लिविंग रूम में फिर से मौत जैसी खामोशी छा जाती है। वह तुरंत सिस्टम लॉग्स चेक करती है और टेक हेड को कॉल लगाती है। फोन के दूसरी तरफ मैनेजर की आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही होती है। मिसेस वॉकर, वायरस अचानक गायब हो गया, डेटा पूरी तरह सेफ है और हमने अटैक सोर्स ट्रेस भी कर लिया। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद को ही उड़ा दिया। उनका पूरा नोट डाउन हो गया है। फोन कटते ही निकोल अपने भाई को घूरती रह जाती है, जो उतना ही काम दिखाई दे रहा था जैसे उसने अभी सिर्फ पानी का एक ग्लास दिया हो। उसका दिमाग पूरी तरह गूंज रहा था, इथन तुम, लेकिन उसकी जुबान पूरा सेंटेंस तक नहीं बना पाती। जिस पर मैं बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट टोन में कहता हूँ, एक बार बोर्ड हो गया था, प्रोग्रामिंग की कुछ बुक्स पढ़ ली थी। यह सुनकर निकोल को ऐसा फील होता है कि उसके कंप्यूटर साइंस के 10 साल पूरी तरह बेकार चले गए। अचानक टीफनी उछलकर खड़ी हो जाती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। फिर चमकती हुई आंखों से कहती है, इथन तुम मेरे भाई नहीं हो, नहीं तुम तो मेरे गॉड हो। आई लव यू। जिस पर मैं हल्का सा भौहें सिकोड़ता हूँ और आराम से अपना हाथ छुड़ा लेता हूँ। इतना भी जरूरी नहीं है। यह देखकर मिस्टर वॉकर, मिसेस वॉकर और विक्टोरिया एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि इस सिचुएशन पर आखिर रिएक्ट कैसे करें। आखिर इसने यह सब कब सीख लिया? जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हूँ, निकोल मेरी पीठ को देखते हुए धीरे से कहती है, मुझे लगता है वॉकर फैमिली ने शायद किसी ऐसे इंसान को जन्म दिया है जो दुनिया बदलने वाला है। जिस पर विक्टोरिया मन ही मन सोचती है, मुझे भी लगता है कि इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया बदलने वाला इंसान अपने रूम में वापस पहुंचता है और क्लो को शांति से कॉन्ड देता है, अभी जो वायरस वेरिएंट था उसका कोड मुझे भेज देना। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा? यस सर। इधर लिविंग रूम में निकोल लैपटॉप को ऐसे पकड़े घूम रही होती है जैसे वह कोई ब्लेस्ड आर्टिफैक्ट हो। वह लगातार बड़बड़ा रही होती है, ये कोई सेंस नहीं बनाता। उस डिक्रिप्शन कोड की स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स को पूरी तरह इग्नोर करती है। फिर वह विक्टोरिया की तरफ मुड़ती है। विक्टोरिया, तुमने देखा था ना मेरा भाई? सिर्फ 3 मिनट, केवल 3 मिनट। विक्टोरिया उसकी लगातार पेसिंग देखकर लगभग चक्कर खाने लगती है। फिर थके हुए अंदाज में जवाब देती है, हाँ मैंने देखा। लेकिन निकोल का एक्साइटमेंट कम होने का नाम नहीं लेता। वह टिफनी की तरफ देखकर कहती है, वह स्कॉर्पियन था, इंटरनेशनल लेवल का टॉप रैंक्ड हैकिंग ग्रुप। हमारी कंपनी की बेस टेक टीम 3 दिन और 3 रातें काम करती रही, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, और ईथन ने 3 मिनट में खत्म कर दिया। ऊपर से उनका होम बेस भी उड़ा दिया। आखिर प्रोग्रामिंग की कुछ बुक्स पढ़ लेना ऐसा कैसे हो सकता है? यह सुनकर मिस्टर वॉकर अपना टीकअप पकड़ते हैं, लेकिन उनका हाथ हल्का सा कांप रहा होता है। फिर भी वह फादरली कंपोजर बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहते हैं, शायद ईथन को इस तरह की चीजों में स्पेशल टैलेंट है। स्पेशल टैलेंट? निकोल लगभग उछल पड़ती है। ये कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, ये पूरी दूसरी लीग है। ये सीधा कंप्लीट कर्ब स्टंप है। डैड, आप समझ ही नहीं रहे। दूसरी तरफ मिसेस वॉकर ऊपर की तरफ देखते हुए चिंतित स्वर में कहती हैं, तुम लोगों को क्या लगता है इथन थक तो नहीं गया? अभी उसने अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल किया। जिस पर टीफनी मुस्कुराते हुए कहती है, निकोल अब समझ आया ना कि हमारा भाई कितना अमेजिंग है? मैंने पहले ही कहा था, अपने हॉबी से उसके प्रोफेशन को चैलेंज मत करो। यह सुनकर निकोल सिर झुका देती है। तुम सही थी टिफनी, मैं ही नैरो माइंडेड थी। अब वह अपने भाई को जिस नजर से देख रही थी उसमें सिर्फ प्योर एडमिरेशन था। एक टेक गीक अपने सुप्रीम मास्टर को जिस तरह देखता है, बिल्कुल वैसा। फिर टिफनी गर्व से कहती है, हाँ हाँ हाँ, मेरा भाई हिडन टैलेंट्स का पूरा ट्रेजर बॉक्स है। तभी मैं नीचे आता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बाहर जाने वाला हूँ। जिस पर मैं सीधा कहता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। यह सुनते ही निकोल तुरंत खड़ी हो जाती है। ओ एथन, बाहर जा रहे हो? राइड चाहिए या कुछ खरीदना है? लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन कंप्यूटर सर्वर, मैं तुम्हें दर्जन भर दिला सकती हूँ। उसका उत्साह अब असामान्य स्तर पर पहुंच चुका था। मैं कुछ सेकंड उसे देखता हूँ, फिर सिर हिलाकर जवाब देता हूँ, जरूरत नहीं, बस कुछ खरीदने जा रहा हूँ। कुछ खरीदने? निकोल तुरंत बोल पड़ती है, मैं भी चलती हूँ। जिस पर मिसेस वॉकर भी जल्दी से कहती हैं, हाँ अपनी सिस्टर को साथ ले जाओ। अब पूरा परिवार मुझे किसी किंग की तरह ट्रीट करने के लिए तैयार बैठा था। मैं निकोल के उत्साहित चेहरे को देखता हूँ, 2 सेकंड रुकता हूँ, फिर दोबारा वही बात कहता हूँ, मैंने पहले बस कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। यह सुनकर पूरे परिवार के दिमाग में एक ही बात आती है, थोड़ा बहुत। इसे यह थोड़ा बहुत कहता है।
निकोल के होंठ हल्के से फड़कते हैं, लेकिन वह किसी तरह मुस्कान बनाए रखती है। एथन, तुम बहुत ज्यादा मॉडस्ट हो। अगर वह थोड़ा था तो हम सब कंप्यूटर इलिटरेट हैं, लेकिन मैं उनकी एक्साइटमेंट समझ ही नहीं पाता। फिर शांति से कहता हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस आर्किटेक्चर में 3 ऑब्वियस वल्नरेबिलिटीज थीं। उनका फायदा उठाना मुश्किल नहीं था। ऑब्वियस मुश्किल नहीं था। निकोल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हमारा टेक डिपार्टमेंट गंजा होने वाला था उन्हें ढूंढते ढूंढते। इथन, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? जिस पर मैं आराम से कहता हूँ, पोर्ट 8080 पर बफर ओवरफ्लो, उसके साथ डबल लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करके स्टैक प्रोटेक्शन बाईपास किया। बस यह सुनते ही निकोल तुरंत फोन निकालकर नोट्स लेना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वह सुनती जाती है, उसकी आंखें और ज्यादा चमकने लगती हैं। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो ऐसा भी किया जा सकता है। मैंने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं? जब तक वह अपने सारे नोट्स कंप्लीट करके ऊपर देखती है, तब तक मैं और क्लोई घर से बाहर निकल चुके होते हैं। जिस पर निकोल फोन को सीने से लगाकर एक्साइटेड आवाज में फैमिली से कहती है, आपको आप लोगों ने सुना? ईथन की कुछ लाइंस की गाइडेंस की कीमत करोड़ों में है। फिर खुद ही सिर हिलाती है, नहीं, करोड़ों भी कम है। ये तो किंग्स रेंसम के बराबर है। मिसेस वॉकर हैरानी से पूछती हैं, क्या ये सच में इतना अमेजिंग है? जिस पर निकोल तुरंत जवाब देती है, अमेजिंग शब्द भी कम पड़ जाएगा। इससे हमारी कंपनी देश का बेस्ट फायरवॉल बना सकती है। नो, विक्टोरिया अपने कफ्स ठीक करते हुए कहती है, दुनिया का बेस्ट फायरवॉल। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ जोड़ती है, आज के बाद फैमिली को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो हम सीधे ईथन के पास जाएंगे। लेकिन निकोल अब ब्लाइंड फेथ मोड में पहुंच चुकी थी। वह सिर हिलाकर कहती है, सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर कंपनी बैंकरप्टेसी के कगार पर भी हो तो ईथन कैजुअली उसे भी बचा लेगा। यह सुनकर टिफनी उत्सुकता से पूछती है, तो अगर अगली रेस में मेरी इंजन खराब हो गई तो मैं ईथन से उसे भी चेक करवा सकती हूँ? जिस पर पूरा परिवार उसे ऐसे देखता है जैसे उसने दुनिया का सबसे बेवकूफ सवाल पूछ लिया हो। यह देखकर टिफनी चुपचाप अपना मुंह बंद कर लेती है। फिर मिस्टर वॉकर गहरी सांस लेते हैं और घोषणा करते हैं, शॉर्ट में कहूं तो आज के बाद इथान जो कहेगा वही सही होगा। अगर वह कहता है कि उसे किसी चीज का थोड़ा नॉलेज है तो हम मान लेंगे कि उसे उसके बारे में 1 अरब चीजें पता है। जिस पर पूरे वॉकर फैमिली के मेंबर्स गंभीरता से सिर हिलाते हैं। अब उन्होंने आखिरकार नई रियलिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया था। उनका यंग मास्टर एक वॉकिंग ऑल पावरफुल चीट कोड था। उसी दिन दोपहर में मिसेस वॉकर गार्डन में अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ टी पी रही होती हैं। उन्हें यूथ के समय से एंजाइना की प्रॉब्लम थी जिसे वह मेडिसिन से कंट्रोल करती थीं। लेकिन अचानक उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह अपना सीना पकड़ लेती हैं और सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए नीचे गिर जाती हैं। मैडम, जल्दी मेडिसिन लाओ। हेलो डॉक्टर एवंस, फौरन वॉकर एस्टेट पहुंचिए, मिसेस वॉकर को अटैक आया है। यह खबर सुनते ही मिस्टर वॉकर और उनकी तीनों बेटियां अपने अपने ऑफिस और स्कूल से घर की तरफ दौड़ पड़ती हैं। हनी, डरो मत, डॉक्टर रास्ते में है, बस थोड़ा और संभल कर रहो। विक्टोरिया घबराकर पूछती है, मॉम, मेडिसिन ली थी? जिस पर मिसेस वॉकर कमजोर आवाज में कहती हैं, अभी ली थी, लेकिन इस बार काम नहीं कर रही। कुछ ही देर बाद फैमिली फिजिशियन डॉक्टर एवंस भी जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। जांच करने के बाद उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। मिस्टर वॉकर, यह अटैक बहुत सीवियर है, नॉर्मल मेडिकेशन काम नहीं कर रही, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? विक्टोरिया तेज आवाज में कहती है, कार तैयार करो, नियरेस्ट हॉस्पिटल चलते हैं। उसी समय मैं नीचे आता हूँ और सोफा पर दर्द से कराहती हुई अपनी मां को देखता हूँ, जिस पर मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। मैं तेजी से उनकी तरफ बढ़ता हूँ और भीड़ के बीच पहुंच जाता हूँ। इथन, डॉक्टर एवंस जल्दी से कहते हैं, यह सिचुएशन जितनी दिख रही है उससे ज्यादा सीरियस है, कोई रेकलेस काम मत करना। वहीं टिफनी भी इंस्टिंक्टिवली मुझे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसकी बात इग्नोर कर देता हूँ। फिर मैं घुटनों के बल बैठता हूँ और मिसेस वॉकर की इनर रिस्ट पर एक प्रेशर पॉइंट को प्रेस करता हूँ। इसे रोको, डॉक्टर एवंस चिल्लाते हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ देखता तक नहीं। अचानक मेरे हाथ में एक छोटा मेटल केस दिखाई देता है। मैं उसे खोलता हूँ। अंदर बालों जितनी पतली कई नीडल्स रखी होती हैं। फिर मैं उनमें से एक नीडल उठाता हूँ और बेहद स्टेडी हाथों से मिसेस वॉकर की गर्दन के पास मौजूद दूसरे प्रेशर पॉइंट में इंसर्ट कर देता हूँ। यह देखकर डॉक्टर एवंस गुस्से से चिल्लाते हैं, ये पागलपन है, तुम ऐसे अकुप्रेशर नहीं कर सकते। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सबके चेहरे बदल जाते हैं। मिसेस वॉकर की तेज सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती हैं। उनका दर्द साफ तौर पर कम हो चुका था। यह देखकर पूरे रूम में शौक छा जाता है। फिर मैं नीडल वापस रखता हूँ, केस से एक छोटा नोटपैड और पेन निकालता हूँ, कुछ हर्ब्स और डोजेस लिखता हूँ और पेपर डॉक्टर एवंस की तरफ बढ़ा देता हूँ। यह हर्ब्स इसी प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लाओ। 3 कप पानी को उबालकर 1 कप रहने दो, अभी। मेरी आवाज में बहस की कोई जगह नहीं होती। जिस पर डॉक्टर एवंस इंस्टिंक्टिवली पेपर पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर प्रिस्क्रिप्शन पर पड़ती है उनकी आंखें फैल जाती हैं। ट्रैंक्विल हार्ट डिकॉक्शन, तुम्हें यह कैसे पता? अगले ही पल वह प्रिस्क्रिप्शन को किसी सीक्रेट टेक्स्ट की तरह पकड़ लेते हैं। मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर वह लगभग दौड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। जल्दी डाउनटाउन अपोथेकेरी चलो। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। एक बार फिर पूरा लिविंग रूम अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। सब लोग मुझे घूर रहे होते हैं। इसी बीच मिसेस वॉकर मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इथन, तुम्हें ऐसे सब करना आता है?
जिस पर मैं सामान्य स्वर में जवाब देता हूँ, बहुत समय पहले एक ओल्ड ट्रेडिशनल हीलर से थोड़ा सीखा था। यह सुनकर टिफनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे लगने लगता है कि थोड़ा सीखा था नाम की फ्रेज का मतलब पूरी तरह टूट चुका है। दूसरी तरफ निकोल तेजी से नोट्स टाइप कर रही होती है। उसकी आंखें चमक रही थीं। सब्जेक्ट हैज मास्टर्ड अ लॉस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल हीलिंग। वहीं विक्टोरिया पहली बार पूरी क्लैरिटी के साथ रियलाइज करती है कि उसके भाई के पास ऐसी एबिलिटीज और एक्सपीरियंसेस हैं जिनकी वह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मिस्टर वॉकर अपनी वाइफ के चेहरे पर लौटती हुई रंगत देखते हैं, लेकिन उनके दिल में अभी भी डर की थोड़ी सी परछाई मौजूद होती है। वह मन ही मन सोचते हैं, थैंक गॉड इथन घर पर था। मिसेस वॉकर मेरा हाथ कसकर पकड़ती हैं। इथन, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ, मेडिसिन समय पर लेना, फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये बात ऐसे कहता हूँ जैसे किसी के कंधे से धूल झाड़ी हो। कुछ देर बाद डॉक्टर एवंस वापस आते हैं। मेडिसिन तैयार की जाती है और मिसेस वॉकर उसे पी लेती हैं, जिस पर उनका चेहरा धीरे धीरे हेल्दी पिंक कलर में लौटने लगता है। वह अपने दम पर बैठ भी जाती हैं। यह देखकर डॉक्टर एवंस उत्साह से भर जाते हैं। मिरेकल, यह सचमुच मिरेकल है। फिर वह मेरी तरफ देखते हुए पूछते हैं, यंग मास्टर वॉकर, यह प्रिस्क्रिप्शन और यह आक्यूपंक्चर टेक्निक आपने कहाँ सीखी? लेकिन तब तक मैं मेटल केस बंद कर चुका होता हूँ। फिर बस इतना कहता हूँ, गांव के एक बूढ़े आदमी से। इतना कहकर मैं वापस ऊपर चला जाता हूँ और पीछे वॉकर फैमिली व डॉक्टर एवंस को छोड़ देता हूँ, जिनके दिमाग अभी भी घूम रहे होते हैं। मेरी जाती हुई पीठ को देखते हुए टिफनी धीरे से कहती है, अब अगर इथन मुझसे कह दे कि वह गॉड को पर्सनली जानता है तो मैं उस पर भी विश्वास कर लूंगी। जिस पर मिस्टर वॉकर गहरी सांस लेते हैं और अल्फ्रेड से कहते हैं, आज के बाद मैडम की हेल्थ के मामले में इथन की राय सबसे ऊपर होगी। यस सर। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ चुका था। उनका बेटा सिर्फ एक वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया नहीं था, वह एक मास्टर फिजिशियन भी था। मेडिसिन पीने के बाद मिसेस वॉकर गहरी नींद में चली जाती हैं। उनका चेहरा गुलाबी दिखाई दे रहा था और सांसें पूरी तरह स्टेडी थीं। वहीं डॉक्टर एवंस प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी हाथ में पकड़े खड़े रहते हैं, मानो वह कोई प्राइसलेस ट्रेजर हो। वह लगातार बड़बड़ा रहे होते हैं, यह सिनर्जी, यह कॉम्बिनेशन, बोल्ड होने के बावजूद इतनी प्रिसिज डोजेज, यह निश्चित रूप से एक लॉस्ट एंशिएंट फॉर्मूला है। यंग मास्टर वॉकर एक जीनियस हैं। इसके बाद मिस्टर वॉकर अपनी बेटियों को अपने अपने काम पर लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वह बाद में लिविंग रूम में आते हैं तो देखते हैं कि तीनों में से कोई भी नहीं गया। सभी सोफा पर बैठी हुई थीं और उनके चेहरों पर अलग अलग इमोशंस का मिश्रण दिखाई दे रहा था। फिर निकोल चमकती आंखों के साथ कहती है, डैड आपने देखा था ना, इथन ने बस 2-4 चीजें की और मॉम ठीक हो गई। उसने पहले ही मॉम के इंटरवेंशन से पहले और बाद के हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर डेटा का कंपेरेटिव एनालिसिस कर लिया था, जिस पर वह उत्साहित होकर कहती है, इफेक्ट अनबिलीवेबल है। उस प्रिस्क्रिप्शन का नाम मैंने डेटाबेस में चेक किया। ट्रैंक्विल हार्ट डिकॉक्शन का नाम सिर्फ कुछ स्कैटर्ड एंशिएंट टेक्स्ट्स में मिलता है। यह सुनकर विक्टोरिया, जो सबसे काम थी, उसकी आंखों में भी शौक साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर एवंस ने कहा कि अगर हम मॉम को हॉस्पिटल भी ले जाते और सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, तब भी शायद रिजल्ट ईथन जितना अच्छा या इतना फास्ट नहीं होता। यह सुनकर चारों एक दूसरे को देखते हैं और एक बार फिर साइलेंस में डूब जाते हैं। फिर टिफनी अचानक खड़ी हो जाती है। नहीं, अब मुझे उससे पूछना ही पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। उसके पास और कितने सरप्राइजेस हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इतना कहकर वह सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ती है। मेरा रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं डेस्क पर बैठा कंप्यूटर में कुछ डेटा प्रोसेस कर रहा होता हूँ, जबकि क्लो हमेशा की तरह चुपचाप मेरे बगल में खड़ी रहती है। टिफनी दरवाजे पर नॉक करती है और अपनी नजर में सबसे चार्मिंग स्माइल देती है। इथन, बिजी हो? हाँ, मॉम के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था और जो एक्यूपंक्चर किया था वह सच में अमेजिंग था। तुमने ये सब किससे सीखा? इसी बीच मिस्टर वॉकर, विक्टोरिया और निकोल भी रूम में आ जाते हैं। उनके चेहरों पर क्यूरियोसिटी साफ दिखाई दे रही थी, जिस पर मेरी नजर उन सब पर घूमती है और मैं सामान्य स्वर में जवाब देता हूँ, एक ओल्ड ट्रेडिशनल हीलर से सीखा था। कंट्री साइड का फोक रेमेडी है। यह सुनकर टिफनी के होंठ फड़क जाते हैं। कैसा कंट्री साइड है ये, जहाँ ऐसे जीनियस पैदा होते हैं? मुझे लगता है कभी मुझे भी वहां जाकर क्लास लेनी चाहिए। लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता। स्पष्ट था कि मेरा उस ओल्ड हीलर की लोकेशन बताने का कोई इरादा नहीं था, जिस पर विक्टोरिया दूसरा तरीका अपनाती है। एथन, कंप्यूटर्स के अलावा और क्या क्या सीखा है? मैं शांत स्वर में जवाब देता हूँ, थोड़ा बहुत सब कुछ। थोड़ा बहुत? टिफनी तुरंत बोल पड़ती है। एथन, जब तुम थोड़ा कहते हो तो उसका लेवल क्या होता है? आज जैसा? मैं कुछ सेकंड सोचने का नाटक करता हूँ, फिर बाहर गार्डन की तरफ इशारा करता हूँ। वहां एक टेढ़े पेड़ की ट्रिमिंग चल रही होती है, शायद उस गार्डनर से थोड़ा ज्यादा। सभी लोग मेरी उंगली की दिशा में देखते हैं। वहां मिस्टर माइकेलस दिखाई देते हैं, एक वर्ल्ड रिनॉन्ड बॉटनिस्ट और मास्टर गार्डनर। मिस्टर वॉकर उन्हें विदेश से भारी रकम देकर लेकर आए थे और वह इस समय बेहद कीमती बोनसाई ट्री को बड़ी सावधानी से ट्रिम कर रहे होते हैं। अपने फील्ड में मिस्टर माइकल्स को टाइटन माना जाता था। यह सुनकर टिफनी को ऐसा लगता है जैसे उसकी सांस रुक गई हो। फील्ड के टाइटन से ज्यादा जानना और उसे थोड़ा कहना। मिस्टर वॉकर गहरी सांस लेते हैं और आखिरकार सवाल पूछने का इरादा छोड़ देते हैं। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ चुका था। मेरे लिए थोड़ा का मतलब एक्सपर्ट लेवल था और फॉल्क रेमेडी का मतलब लॉस्ट लेजेंडरी आर्ट। फिर वह मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, इथन, आज अपनी माँ की जान बचाने के लिए थैंक यू। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ। ऑफ कोर्स,
मेरा रवैया बिल्कुल ऐसा था जैसे मैंने किसी को पानी का एक ग्लास पकड़ाया हो। इसके बाद चारों रूम से बाहर निकल जाते हैं और धीरे से दरवाजा बंद कर देते हैं। हॉलवे में पहुंचते ही टिफनी अपने बाल पकड़ लेती है। आह सिस्टर्स, आपने सुना? वो मिस्टर माइकेलस से ज्यादा जानता है। मिस्टर माइकेलस एक पेड़ ट्रिम करने के जितने पैसे लेते हैं उससे मैं स्पोर्ट्स कार खरीद सकती हूँ। दूसरी तरफ निकोल की आंखें खाली सी हो जाती हैं। फिर वह बड़बड़ाती है, अब मुझे शक होने लगा है कि ईथन जब कंट्री साइड कहता है तो शायद उसका मतलब अर्थ पर मौजूद कोई हिडन एडवांस्ड सिविलाइजेशन होता है। विक्टोरिया अपने टेम्पल्स दबाती है। आज के बाद ईथन जो भी कहे या करे हम सरप्राइज नहीं होंगे। जिस पर मिस्टर वॉकर गंभीरता से सिर हिलाते हैं। सही कहा, मुझे जल्दी से इस बात की आदत डालनी होगी कि मेरा बेटा फोक रेमेडीज का ऑमनिपोटेंट मास्टर है। उसी समय नीचे लिविंग रूम में डॉक्टर एवंस अभी भी प्रिस्क्रिप्शन को किसी ट्रेजर की तरह पकड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने मिस्टर वॉकर को देखा वह तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़े। मिस्टर वॉकर, यंग मास्टर कहाँ हैं? मैं उनका अप्रेंटिस बनना चाहता हूँ। नहीं, अप्रेंटिस भी नहीं, अगर मुझे बस उनके पास खड़े होकर सीखने दिया जाए तो वही काफी है। जिस पर मिस्टर वॉकर थकी हुई आवाज में कहते हैं, डॉक्टर एवंस शांत हो जाइए, वह सिर्फ एक फोक रेमेडी था। लेकिन डॉक्टर एवंस के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, फोल्क रेमेडी? कैसा फोल्क रेमेडी जो प्रैक्टिकली किसी को मौत के मुंह से वापस ले आए? उस पल वॉकर फैमिली एक बार फिर गहराई से समझ जाती है कि उनके और मेरे बीच सोच का कितना बड़ा अंतर मौजूद है। इसके कुछ समय बाद मल्लहैंड ड्राइव के बेस पर भारी भीड़ जमा होती है। आज रात कैनियन रोड रेस होने वाली थी और इस रेस को देखने के लिए काउंटलेस स्पेक्टेटर्स आए हुए थे। पूरी वॉकर फैमिली भी वहां मौजूद थी। टिफनी एक कॉम्पिटिटर के रूप में रेस में हिस्सा ले रही थी और खासकर अपने हाल ही में लौटे भाई ईथन के सामने अपनी स्किल्स दिखाकर थोड़ा बिग सिस्टर क्रेडिट वापस पाना चाहती थी। हम सब रोड के किनारे स्पेक्टेटर एरिया में बैठे होते हैं। सामने लगा विशाल स्क्रीन रेस को रियल टाइम में ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। स्क्रीन पर टिफनी की कस्टम पिंक स्पोर्ट्स कार आसानी से पहचानी जा सकती थी। वह वाइंडिंग माउंटेन रोड पर शानदार कंट्रोल के साथ कार चला रही होती है। इंजन की गर्जना स्पीकर्स से गूंज रही थी और क्राउड लगातार चीयर कर रहा था। जिस पर निकोल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, टिफनी की स्किल्स सॉलिड हैं, वह जीत जाएगी। लेकिन मिसेस वॉकर अपने कपड़े कसकर पकड़ लेती हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये लड़की भी ना, इसे बस ऐसी डेंजरस चीजें ही पसंद हैं। मुझे बहुत डर लगता है। मिस्टर वॉकर बाहर से काम दिखाई देते हैं लेकिन उनकी नजरें स्क्रीन से हटती ही नहीं। वहीं विक्टोरिया बार बार अपनी मदर को कंफर्ट करती है, हालांकि उसकी अपनी नजर भी स्क्रीन पर टिकी रहती है। दूसरी तरफ मैं कॉर्नर में बैठा टैबलेट पकड़े होता हूँ। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कैजुअली ब्राउजिंग कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं रेस का रियल टाइम डेटा मॉनिटर कर रहा था। क्लोई हमेशा की तरह मेरे बगल में खड़ी रहती है। वह कम बोलती थी लेकिन मेरी जरूरतों को हमेशा परफेक्टली समझ लेती थी। रेस आधी पूरी हो चुकी थी, तभी अचानक स्क्रीन की इमेज बुरी तरह हिल जाती है। जो पिंक स्पोर्ट्स कार लीड कर रही थी उसका सामना शार्प टर्न पर सामने से आती एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक से हो जाता है। अचानक तेज हेडलाइट्स पूरी स्क्रीन को ढक लेती हैं और क्राउड से जोरदार गैसअप सुनाई देता है। क्या हो रहा है? अगले ही पल टिफनी स्टीयरिंग व्हील को जोर से मोड़ती है लेकिन स्पोर्ट्स कार गार्डरेल से टकरा जाती है। धातु के घिसने की चीख और भयंकर क्रैश की आवाज गूंजती है। फिर कार पहाड़ी ढलान से नीचे लुढ़क जाती है। यह देखकर पूरा क्राउड स्तब्ध रह जाता है। स्क्रीन तुरंत पैनिक में भरे होस्ट के चेहरे पर कट हो जाती है। टिफनी, मिसेस वॉकर की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वह लगभग बेहोश हो जाती हैं। मॉम! विक्टोरिया तुरंत उन्हें संभाल लेती है। एम्बुलेंस बुलाओ। कुछ ही सेकंड में पूरा सीन केओस में बदल जाता है। वॉकर फैमिली बुरी तरह घबरा चुकी थी। निकोल तुरंत लैपटॉप निकालती है और टिफनी का फोन लोकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कैनियन में सिग्नल बेहद वीक था। स्क्रीन पर सिर्फ एक धुंधला सिग्नल रेडियस दिखाई देता है। एग्जैक्ट लोकेशन का कोई पता नहीं चल रहा था। अब क्या करें? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही। रेस्क्यू टीम उसे कैसे ढूंढेगी? मिसेस वॉकर रोने लगती हैं। मिस्टर वॉकर का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह बार बार रेस्क्यू लाइन पर कॉल करते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तभी मैं पहली बार सिर उठाता हूँ। लैटिट्यूड 34.105 नॉर्थ, लॉन्जिट्यूड 118.358 वेस्ट। यह कोऑर्डिनेट्स रेस्क्यू टीम को भेज दो। यह सुनकर विक्टोरिया चौंक जाती है। ईथन, तुम्हें इतनी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली? मैं बिना घबराए जवाब देता हूँ। उसके फोन का आखिरी सिग्नल पकड़ा था। टेरेन और फॉल ट्रेजेक्ट्री के आधार पर पोजीशन कैलकुलेट की है। यह कहते हुए भी मेरी उंगलियां टैबलेट पर चलती रहती हैं। विक्टोरिया सवाल पूछने में समय बर्बाद नहीं करती और तुरंत कोऑर्डिनेट्स रेस्क्यू टीम को भेज देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद रेडियो से एंग्जायस आवाज सुनाई देती है। टेरेन बहुत स्टीप है, उस लोकेशन तक पहुंचने में अभी 40 मिनट और लगेंगे। यह सुनकर सबके चेहरे बदल जाते हैं। 40 मिनट? टिफनी के पास इतना समय नहीं है। मिस्टर वॉकर बेचैनी से चहलकदमी करने लगते हैं। तभी अचानक क्लो आगे आती है। सर, मुझे जाने दीजिए, मेरे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, मैं कर सकती हूँ। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि क्लोई आमतौर पर बहुत कम बोलती थी। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। वॉकर फैमिली में आने के बाद पहली बार मेरे चेहरे पर इतना स्पष्ट इमोशन दिखाई देता है। ये बहुत डेंजरस है। मैं जानता था कि क्लो स्किल्ड है, लेकिन रात का अंधेरा, खतरनाक ढलान और ऊंचा रिस्क सब कुछ मुश्किल बना रहे थे। मेरी आवाज में चिंता की हल्की झलक मौजूद थी जिसे सुनकर वॉकर फैमिली भी चौंक जाती है क्योंकि मैं आमतौर पर इतना इमोशन शो नहीं करता था। लेकिन क्लो की आंखें
दृढ़ बनी रहती हैं। सर, मिस टिफनी क्रिटिकल कंडीशन में है, हम और वेट नहीं कर सकते। कुछ पल तक मैं चुप रहता हूँ, फिर आखिरकार सिर हिलाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें रियल टाइम गाइड करूंगा, सेफ रहना। इसके साथ ही मैं सबसे ऑप्टिमल रूट उसके फोन पर भेज देता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी उंगलियां थोड़ी ठंडी महसूस हो रही थीं। थैंक यू। क्लो हल्का सा सिर झुकाती है, मैं केयरफुल रहूंगी। और फिर बिना समय गनवाए अंधेरे का फायदा उठाकर ढलान की तरफ बढ़ जाती है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ, मेरी नजर उसी दिशा में टिकी रहती है जहां वह गई थी। यह देखकर विक्टोरिया धीरे से कहती है, इथन किसी के लिए कभी इतना नर्वस नहीं हुआ। समय धीरे धीरे बीतता है, हर सेकंड यातना जैसा महसूस हो रहा था। स्पेक्टेटर्स धीरे धीरे जा चुके थे, अब वहां सिर्फ चिंतित वॉकर फैमिली बची थी। मिसेस वॉकर लगातार प्रार्थना कर रही थी, मिस्टर वॉकर आगे पीछे टहल रहे थे, और निकोल फोन पर क्लोई नाकाकाकिन पीएस सिग्नल घूर रही थी। आधे घंटे से ज्यादा समय बीत जाता है, तभी रेडियो से क्लोई की आवाज सुनाई देती है, मिस टिफनी कॉन्शियस हैं, मैं उन्हें ऊपर ला रही हूँ। यह सुनते ही सबकी सांसों में जान लौट आती है। लगभग 10 मिनट बाद ढलान के नीचे दो आकृतियां दिखाई देती हैं। क्लोई टिफनी को सहारा देकर ऊपर ला रही होती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह फिर भी टिफनी को मजबूती से संभाले हुए थी। टिफनी का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके माथे से खून बह रहा था, और उसका बायां हाथ अस्वाभाविक एंगल पर लटक रहा था। स्पष्ट था कि वह बुरी तरह घायल हुई थी। टिफनी, मिसेस वॉकर दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उसी समय रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है। वे तुरंत इंजरीज चेक करते हैं। इनिशियल असेसमेंट के अनुसार टिफनी का लेफ्ट आर्म टूट चुका था, कई सॉफ्ट टिश्यू कंट्यूजन्स थे, और एक माइल्ड कंकशन भी था। फिर उसे स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जाता है। लेकिन उसी समय मेरी नजर क्लोई पर पड़ती है। मैं तुरंत उसकी पैंट्स पर फैलते हुए बड़े डार्क स्टेन को नोटिस कर लेता हूँ। मैं उसे संभालता हूँ, क्योंकि उसका शरीर लड़खड़ाने लगा था, जिस पर क्लोई कमजोर मुस्कान देती है। सर, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, और वह बेहोश होकर गिरने लगती है। मैं तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता हूँ, फिर उसकी पैंट लेग ऊपर करता हूँ, और एक लंबा गहरा घाव दिखाई देता है, जिससे अभी भी काफी खून बह रहा था। जल्दी इसे एम्बुलेंस में ले जाओ, मैं क्लो को पकड़े हुए चिल्लाता हूँ। मेरी आवाज में ऐसी बेचैनी थी जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनका चेहरा गंभीर दिखाई दे रहा था। डॉक्टर, कैसी हैं वो दोनों? जिस पर डॉक्टर जवाब देते हैं, मिस टिफनी की इंजरीज लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन मिस क्लोई का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। हॉस्पिटल में टाइप ए ब्लड की भारी कमी है, हमें तुरंत एक नॉन रिलेटिव डोनर चाहिए। ब्लड की कमी? मिस्टर वॉकर चौंक जाते हैं। इमरजेंसी में ब्लड कैसे कम हो सकता है? क्या यहाँ किसी का टाइप ए है? ये सुनकर मिसेस वॉकर, विक्टोरिया और निकोल एक साथ कहती हैं, हमारा टाइप ए है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं, हम क्विक टेस्ट करेंगे। कुछ मिनट बाद रिपोर्ट्स डॉक्टर के हाथ में आती हैं। वह उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। अजीब बात है, आप सब मिस क्लो के ब्लड रिलेटिव्स हैं। रेगुलेशंस के अनुसार डायरेक्ट रिलेटिव्स ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, रिजेक्शन रिस्क होता है। यह सुनकर पूरा इमरजेंसी रूम एक पल के लिए शांत हो जाता है। तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा ब्लड RH नेगेटिव है, इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन के लिए मेरा ब्लड ले सकते हैं। मेरी बात किसी थंडर क्लैप की तरह पूरे रूम में गूंजती है। इथन, विक्टोरिया की आंखें फैल जाती हैं। तुमने क्या कहा? तुम RH नेगेटिव हो? लेकिन हमारी पूरी फैमिली तो... उसकी बात अधूरी रह जाती है, लेकिन सभी उसका मतलब समझ जाते हैं। अचानक मिसेस वॉकर को कुछ याद आता है। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। फिर कांपती आवाज में वह कहती हैं, जब तुम पैदा हुए थे हॉस्पिटल में एक मिक्सअप हुआ था। तभी मैं शांत तरीके से एक फाइल निकालता हूँ और कहता हूँ, हमारी राइवल कंपनी ने बीच में इंटरफियर किया था और उसी दौरान बेबीज को बदल दिया गया था। हम हमेशा यही सोचते रहे कि वह एक लड़का था। हमने कभी दोबारा इस बात पर शक नहीं किया, लेकिन मैंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि सच्चाई कुछ और होगी। जिस पर मैं फाइल खोलकर आगे कहता हूँ, उस साल के सर्विलांस रिकॉर्ड्स और स्टाफ ट्रांसफर लिस्ट्स सब यहीं मौजूद हैं। हमारे रायल्स ने वॉकर फैमिली पर अटैक करने की कोशिश में जेंडर कंफर्म होने से पहले ही मुझे उठा लिया था। इसके बाद अपने ट्रैक्स छिपाने के लिए उन्होंने DNA सैंपल्स तक बदल दिए थे, जिसकी वजह से रिपोर्ट में फेमिलियर मैच दिखाई दिया था। लेकिन रियल वॉकर चाइल्ड क्लो है। उन्होंने जानबूझकर उसे मेरी असिस्टेंट बनाकर रखा ताकि वह पूरी जिंदगी एक सब ओनर्डिनेट रोल में जीती रहे। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान के अंदर इमोशंस का तूफान उठने लगता है। जिस पर मिसेस वॉकर हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़ी क्लो को देखती है और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। मेरी बेटी, तुमने इतने सालों तक कितना कुछ सहा है। इसके बाद इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन के बाद क्लोई आखिरकार डेंजर से बाहर आ जाती है और धीरे धीरे होश में आने लगती है। जिस पर जब उसे अपनी असली पहचान की सच्चाई पता चलती है, तब वह अपने बेड के चारों तरफ खड़े फैमिली मेंबर्स को देखती है और उसकी आंखें इमोशंस से लाल हो जाती हैं। जिस पर स्लिंग पहने टाइफनी उसके पास झुकती है और रुक रुक कर कहती है, तो हम सच में एक ही फैमिली हैं। जिसके जवाब में क्लो हल्की सी मुस्कान देती है और धीरे से सिर हिलाती है। टिफनी, जो बीत गया
वो बीत गया। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक वॉकर जस्ट बारी बारी से क्लो और टिफनी की देखभाल करते रहते हैं। वहीं राइवल कंपनी की पूरी साजिश भी दुनिया के सामने आ जाती है। यह देखकर मिस्टर वॉकर गुस्से से भर जाता है। जो भी मेरी फैमिली को छूने की हिम्मत करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी सारी क्रेडिट लाइंस तुरंत बंद कर दो। मैं 1 महीने के अंदर उन्हें बैंकरप्टेसी लिक्विडेशन में देखना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद दोनों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिस पर घर लौटते समय धूप चमक रही होती है। टिफनी कार में बैठी क्लोई की तरफ देखती है और मुस्कुराकर कहती है, मैं अब कभी स्ट्रीट रेसिंग नहीं करूंगी। सच कहूं, तुम्हारा सिस्टर होना मलहॉलैंड ड्राइव की क्वीन होने से कहीं बेहतर है। इसके बाद वॉकर मैंशन वापस लौटने पर सब कुछ फिर से पहले जैसा गर्मजोशी भरा हो जाता है, लेकिन इस बार उसमें एक नई लाइवलीनेस भी जुड़ चुकी होती है। क्लोई अब ऑफिशियली वॉकर फैमिली की बेटी बन चुकी होती है। वहीं मैं अब भी वही शांत ईथन होता हूँ, लेकिन जब भी मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ मेरी आंखों में एक नई वार्मथ दिखाई देती है, जिस पर मिसेस वॉकर अपनी दोनों बेटियों की सुरक्षित वापसी और फैमिली रियूनियन को सेलिब्रेट करने के लिए एक शानदार फीस्ट तैयार करती है। डिनर टेबल पर टाइफनी हमेशा की तरह एनर्जेटिक रहती है और लगातार क्लो से सवाल पूछती रहती है। वहीं विक्टोरिया और निकोल भी अपनी लंबे समय से खोई हुई सिस्टर पर खूब प्यार लुटाती रहती हैं। फिर कुछ महीने बाद वॉकर मैंशन के गार्डन में खूबसूरत गार्डेनियाज पूरी तरह खिल चुके होते हैं और उनकी मीठी खुशबू पूरे माहौल में फैली रहती है। मैं एक स्टोन बेंच पर बैठा दूर खड़ी क्लो को देख रहा होता हूँ, जो मिसेस वॉकर के साथ फ्लावर्स प्रून कर रही होती है। सिंपल ड्रेस पहने हुए जब उसकी उंगलियां फूलों की पंखुड़ियों को हल्के से छूती हैं, तब वह किसी शांत पेंटिंग जैसी लगती है। तभी विक्टोरिया 2 ग्लासेस लेकर मेरी तरफ आती है। इथिन, कुछ ठंडा पी लो। फ्रेशली स्क्वीज्ड वाटरमेलन जूस है, जिस पर वह एक ग्लास मुझे थमा देती है। उसकी हर मूवमेंट बेहद जेंटल होती है और उसकी आंखों में परफेक्ट अमाउंट ऑफ कंसर्न दिखाई देता है। मलहोलैंड ड्राइव वाली रात के बाद जब मैंने एग्जैक्ट को नर्डिनेट्स दिए थे और हॉस्पिटल में क्लो को इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया था, तभी से उसका मेरे प्रति नजरिया बदल चुका था। अब उसमें सिर्फ एक बड़ी बहन वाली केयर नहीं थी, बल्कि रिस्पेक्ट और एक ऐसी सॉफ्टनेस भी थी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। मैं ग्लास लेकर उसे थैंक यू कहता हूँ और जैसे ही एक एसआईप लेता हूँ, तभी टिफनी एक ब्रांड न्यू गेम कंट्रोलर लेकर दौड़ती हुई आ जाती है। एथन, मेरे साथ कुछ राउंड्स खेलो। उसका बायां हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका होता है और उसकी पर्सनालिटी पहले की तरह लाइवली बनी रहती है, लेकिन अब जब भी वह मेरी तरफ देखती है उसमें बड़ी बहन वाली बॉसनेस नहीं होती। उसकी जगह हल्की सी गर्लिश शाइन दिखाई देती है। वहीं पास की बेंच पर निकोल बैठी होती है। उसके लैपटॉप में माउंटेन रेस्क्यू रूट ऑप्टिमाइजेशन का प्लान खुला होता है, जिसे उसने अभी अभी पूरा किया था, जिस पर वह मुझे देखकर कहती है, इथन जरा ये देखो, पिछली बार जो फॉल ट्रेजेक्टरी डेटा तुमने कैलकुलेट किया था वह काफी यूजफुल रहा। मैंने उसके आधार पर कुछ एडिशंस किए हैं, शायद इससे फ्यूचर में और लोगों की मदद हो सके। उसकी आवाज जेंटल होती है और उसकी नजरों में साफ एडमिरेशन दिखाई देता है। उसी पल मुझे समझ आ जाता है कि तीनों वॉकर सिस्टर्स मेरे लिए क्या फील करती हैं। ये फीलिंग्स मलहॉलैंड ड्राइव की लाइफ एंड डेथ रेस्क्यू से शुरू हुई थी। उस डेस्परेट सिचुएशन में हमने जो सपोर्ट एक दूसरे को दिया था वही इसकी वजह थी। इसका ब्लड टाइज या स्टेटस से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ प्योर अफेक्शन था। लेकिन मेरा दिल तो पहले से ही क्लोई का हो चुका था। उसके सेल्फलेस रेस्क्यू से लेकर हॉस्पिटल की लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल तक उसकी ब्रेवरी और जेंटलनेस मेरी सोल में गहराई तक दर्ज हो चुकी थी। तभी क्लोई हमारी तरफ आती है और हाथ में फ्रेशली कट मैंगो लिए मुस्कुराते हुए कहती है, ईथन इसे ट्राई करो, अभी अभी काटा है। जिस पर वह मैंगो मेरे होंठों के पास लाती है। उसकी आंखों में मौजूद टेंडरनेस बिल्कुल साफ दिखाई देती है और उसमें सिर्फ हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग झलकती है। यह देखकर विक्टोरिया मुस्कुराती है, क्लो अब तुम वॉकर फैमिली का ट्रेजर हो। अगर किसी ने भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो हम तीनों उसे कभी माफ नहीं करेंगे। सूरज की सुनहरी किरणें पूरे गार्डन को रोशन कर रही होती हैं और ग्रास पर मेरी और क्लो की लंबी शैडोज फैली हुई दिखाई देती हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखते ही देखते कई महीने गुजर गए, जिस पर जिन फीलिंग्स को उन्होंने इतने समय तक दबाकर रखा था वे एक बार फिर धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। यह सब खुलकर नहीं होता, लेकिन इतना जरूर होता है कि सब कुछ साफ महसूस होने लगता है। विक्टोरिया अब भी जेंटल रहती है, लेकिन मेरी तरफ उसका ध्यान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। जब भी मैं और क्लोई वॉकर हाउस आते हैं, टेबल पर मेरा फेवरेट वाटरमेलन जूस पहले से रखा होता है और स्टडी रूम में मेरी पसंद की फाइनेंशियल मैगजीन्स मौजूद रहती हैं। कई बार जब मैं और मिस्टर वॉकर बिजनेस डिस्कस कर रहे होते हैं, तब विक्टोरिया चुपचाप पास बैठी रहती है, सही समय पर पानी का ग्लास दे देती है, या फिर जब मैं किसी सोच में डूबा होता हूँ तब किसी जरूरी इन्फॉर्मेशन की तरफ इशारा कर देती है। एक बार मैंने कैजुअली कहा था कि मुझे हैंडमेड वुडन ऑर्नामेंट्स पसंद है, जिसके कुछ समय बाद मेरे बुकशेल्फ पर एक यूनिक वुड कार्विंग दिखाई देने लगती है। विक्टोरिया मुस्कुराकर कहती है, शॉपिंग के दौरान दिखा था, यूनिक लगा इसलिए खरीद लिया, अगर पसंद आए तो रख लेना। मैं उसकी आंखों में छिपी उम्मीद को देख लेता हूँ और सब समझ जाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहता हूँ और फिर वह ऑर्नामेंट क्लो को दे देता है।
देता हूँ। क्लोई उसे बहुत पसंद करती है और खुशी से हाथों में पकड़ लेती है, जिस पर विक्टोरिया की आंखें एक पल के लिए फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन अगले ही पल उसकी जेंटल स्माइल वापस आ जाती है। वहीं टिफनी का तरीका थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट होता है। अब वह सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने के लिए नहीं बुलाती, बल्कि अलग अलग बहाने बनाकर मेरे साथ अकेले समय बिताने की कोशिश करती है। कभी वह किसी नए ई स्पोर्ट्स अरीना को ट्राई करवाना चाहती है, तो कभी ड्राइविंग सीखने के लिए मुझे इंस्ट्रक्टर बना लेती है। हर बार वह खास तरीके से तैयार होकर आती है और सामान्य से कहीं ज्यादा बातें करती रहती है। एक दिन ड्राइविंग प्रैक्टिस के दौरान हम एक डेजर्ट शॉप के पास से गुजरते हैं, जिस पर वह जिद करके अंदर जाती है और खास तौर पर मेरा फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम खरीदती है। वह आइसक्रीम मेरी तरफ बढ़ाकर कहती है, यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है, तुम्हें जरूर ट्राई करनी चाहिए। मैं आइसक्रीम लेता हूँ, उसके गालों की हल्की लाली देखता हूँ और अनजान बनने की कोशिश करता हूँ। फिर मुस्कुराकर ड्राइविंग टेक्निक्स पर बात शुरू कर देता हूँ, ताकि उसकी आंखों में छिपे फीलिंग्स को अवॉइड कर सकूं। दूसरी तरफ निकोल हमेशा की तरह शांत और रिजर्व्ड रहती है। उसकी फीलिंग्स उसके प्रोफेशनलिज्म और अटेंशन टू डिटेल में छिपी रहती हैं। माउंटेन रेस्क्यू रूट ऑप्टिमाइजेशन के बाद से वह अक्सर वर्क डिस्कस करने के लिए मुझे कांटेक्ट करती रहती है। वह मुझे लेटेस्ट रूट डेटा भेजती है और उन सेक्शंस को हाईलाइट करती है जहां उसे मेरी कैलकुलेशंस की जरूरत होती है। कई बार वह मेरे ऑफिस के पास वाले कॉफी शॉप में भी आ जाती है और हम लैपटॉप पर बैठकर लॉजिक डिस्कस करते रहते हैं। प्रोफेशनल टॉपिक्स पर बात करते समय उसकी नजर फोकस्ड रहती है, लेकिन जब भी कुछ पल के लिए उसकी आंखें मुझ पर टिकती हैं, तब उनमें एक हल्की सी सॉफ्टनेस दिखाई देती है। एक शाम हम काफी देर तक बात करते रहते हैं, तभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर निकोल अपने बैग से अम्ब्रेला निकालकर मेरी तरफ बढ़ाती है। बारिश ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हें भीगना नहीं चाहिए। मैं नोटिस करता हूँ कि अम्ब्रेला का मैट फिनिश हैंडल बिल्कुल मेरी पसंद जैसा है। साफ था कि उसने इसे खास तौर पर मेरे लिए तैयार किया था। मैं धीरे से उसे थैंक यू कहता हूँ और मुड़कर देखता हूँ। वहीं थोड़ी दूरी पर क्लो अपना अम्ब्रेला लिए मेरा इंतजार कर रही होती है, जिस पर मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ, निकोल वाला अम्ब्रेला बंद करता हूँ, क्लो का अम्ब्रेला पकड़ता हूँ और स्वाभाविक रूप से उसके कंधे पर हाथ रख देता हूँ। निकोल वहीं खड़ी हमारी दूर जाती हुई परछाइयों को देखती रहती है, फिर धीरे से अपना लैपटॉप बंद कर देती है और उसके होंठों पर मौजूद मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। उन तीनों की फीलिंग्स पूरी तरह प्योर थीं। उनमें कोई राइवलरी या मैलिस नहीं था, बस अफेक्शन जताने के तरीके अलग अलग थे, लेकिन मेरे दिल का जवाब कभी नहीं बदला था। क्लोई की इमेज बहुत पहले ही मेरे हर ख्याल में बस चुकी थी। बाकी सभी की काइंडनेस सिर्फ मेरे अंदर क्लोई के लिए मौजूद फीलिंग्स को और ज्यादा क्लियर करती जा रहने को कहती है और लौटने पर हमारी सारी बातें उत्साह से सुनती है। वहीं जब मैं और निकोल वर्क डिस्कस कर रहे होते हैं, तब वह पास बैठकर किताब पढ़ती रहती है या हमारे लिए टी तैयार करती रहती है। एक दिन जब मैं और मेरे लिए कुछ तैयार करती है, तब क्लो मुस्कुराकर उसे एक्सेप्ट करती है और उसकी थॉटफुलनेस की तारीफ करती है, फील कर सकूं। दूसरी तरफ निकोल हमेशा की तरह शांत और रिजर्व्ड रहती है। उसकी फीलिंग्स, उसके प्रोफेशनलिज्म के सिस्टर्स का बिहेवियर हाल में तुम्हारे प्रति थोड़ा बदल गया है, जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ता हूं और सीधे उसकी आंखों में देखता हूं। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, हमेशा से सिर्फ तुम ही थी। यह सुनकर क्लोई की आंखों में एक कोमल मुस्कान चमक उठती है और वह अपना सिर मेरे कंधे पर टिका देती है। मुझे पता है, मुझे तुम पर भरोसा है। इसके बाद अगले दिन मैं पहले से क्लो के साथ प्लान बनाता हूं और उसे लेकर काउंटी क्लर्क्स ऑफिस पहुंच जाता हूं। क्लो पैसेंजर सीट पर बैठी बाहर तेजी से गुजरते सीनरी को देख रही होती है। फिर वह धीरे से पूछती है, इथन, हम यहाँ क्या करने आए हैं? जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, उसकी हथेली की ठंडक फील करता हूँ और गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखता हूँ। मैं हमारे नाम बदलना चाहता हूँ। यह सुनकर क्लोई एकदम से ठिठक जाती है। वह पलकें झपकाती है और उसकी लंबी आईलैशेस बिल्कुल बटरफ्लाई विंग्स की तरह हल्के हल्के कांपने लगती हैं। हमारे नाम बदलना? हाँ। जिस पर मैं सिर हिलाता हूं और मेरी आवाज नरम होने के बावजूद पूरी तरह दृढ़ होती है। तुम वॉकर फैमिली की बेटी हो, इसलिए तुम्हारे नाम के साथ उनका सरनेम होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम क्लो वॉकर बनो, इस फैमिली का हिस्सा बनो, और मैं अपना लास्ट नेम छोड़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ ईथन रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा ईथन, जो पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें सुरक्षित रखेगा और जिसकी जिंदगी में कोई दूसरी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। यह सुनते ही क्लो की आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान भी फैल जाती है, जिस पर वह तेजी से सिर हिलाती है और रुंधी हुई आवाज में कहती है, मैं आपकी बात मानूंगी ईथन, आज से मैं क्लो वॉकर हूं और सिर्फ आपकी क्लो वॉकर हूं। इसके बाद हमारे नाम बदलने की प्रोसेस काफी स्मूथली पूरी हो जाती है, जिस पर जैसे ही क्लो को उसकी नई आईडी मिलती है, वह उसे बेहद सावधानी से अपने हाथों में पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां बार बार उस पर लिखे नाम क्लो वॉकर को छूती रहती हैं और उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। ऑफिस की खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही होती है, जिससे उसकी आंख के पास मौजूद ब्यूटी मार्क और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है, जिस पर मैं उसे अपनी बाहों में खींचता हूँ और उसके माथे पर एक हल्का सा किस करता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। जब हमारे नाम बदलने की खबर वॉकर हाउस तक पहुंचती है, तब मिसेस वॉकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह लगातार मुस्कुरा रही होती हैं और क्लो का हाथ पकड़कर प्यार से सहलाती रहती हैं। क्लो वॉकर,
कितना खूबसूरत नाम है, बिल्कुल हमारी बेटी के लिए परफेक्ट। जिस पर मिस्टर वॉकर भी सिर हिलाते हैं और मेरी तरफ अप्रूवल भरी नजरों से देखते हुए कहते हैं, हाँ ईथन, तुमने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। अब से तुम्हें क्लो का अच्छे से ख्याल रखना होगा। डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं रखूंगा। लेकिन तीनों सिस्टर्स का रिएक्शन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। विक्टोरिया हमारी तरफ देखती है, उसके चेहरे पर अब भी जेंटल स्माइल होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए डिसअपॉइंटमेंट की झलक दिखाई देती है। जिस पर वह पानी का ग्लास उठाती है, एक सिप लेती है और धीरे से कहती है, क्लोई। ईथन, कंग्रेचुलेशंस। नाम बदलना अच्छी बात है, बस अब मुझे तुम्हें क्लोई वॉकर कहने की आदत डालनी पड़ेगी। यह कहते हुए वह मेरी तरफ एक नजर डालती है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा सैडनेस पूरी तरह छिप नहीं पाता। वहीं निकोल भी धीरे से कहती है, इसका मतलब बहुत खूबसूरत है, मैं तुम दोनों के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन उसकी गोद में रखा हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बदल जाता है। मैं समझ जाता हूं कि उन्होंने अभी पूरी तरह अपने फीलिंग्स को नहीं छोड़ा है और मुझे एक साफ फैसला लेना होगा ताकि मैं क्लोई के ट्रस्ट का सम्मान कर सकूं और तीनों सिस्टर्स को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे सकूं। फिर उस वीकेंड वॉकर फैमिली एक डिनर पार्टी रखती है। गार्डन रंग बिरंगी लाइट से सजाया जाता है और गार्डिनिया की शाखाओं पर लाल लैंटर्न्स टंगे होते हैं जो पूरे यार्ड को गर्म रोशनी से भर रहे होते हैं। जिस पर मिस्टर वॉकर अपना ग्लास उठाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, आज मैंने सबको दो वजहों से बुलाया है। पहली, क्लो और ईथन के नाम बदलने की खुशी मनाने के लिए, और दूसरी, पूरे फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए। यह सुनकर सभी अपने ग्लासेस उठाते हैं। क्रिस्टल ग्लासेस की टकराने की आवाज हंसी और खुशियों के बीच पूरे गार्डन में गूंजने लगती है। डिनर आधा खत्म होने के बाद मैं अपना ग्लास नीचे रखता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। एल्डर्स, सिस्टर्स, मुझे एक जरूरी बात अनाउंस करनी है। जिस पर सभी की नजरें मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। मेरे बगल में बैठी क्लोई भी सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और एंटिसिपेशन दोनों दिखाई दे रहे होते हैं। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। उसकी उंगलियां हल्की ठंडी होती हैं, लेकिन वह मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है, जैसे मुझे ताकत दे रही हो। फिर मेरी नजर वहां मौजूद सभी लोगों पर घूमती है और आखिर में तीनों सिस्टर्स पर जाकर रुकती है। सिस्टर्स, आपने हमेशा मुझे केयर, अफेक्शन ऑफ अफेक्शन और सपोर्ट दिया है। हमारी पहली गलतफहमी वाली मुलाकात से लेकर आज तक मैंने आपकी काइंडनेस, सिंसियरिटी और जेंटलनेस को हमेशा महसूस किया है। जिस पर मैं विक्टोरिया की तरफ देखता हूँ। विक्टोरिया, आपने हमेशा चुपचाप मेरी पसंद की चीजें तैयार की। जब भी मैं और डैड बिजनेस डिस्कस करते थे, आप सही समय पर जरूरी बातें याद दिलाती थीं। आपकी थॉटफुलनेस और ग्रास ने मुझे फैमिली की वार्मथ महसूस कराई। यह सुनकर विक्टोरिया की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास हल्का कांपने लगता है। फिर मैं टिफनी की तरफ देखता हूँ। टिफनी, तुमने मुझे बहुत सी नई चीजों से इंट्रोड्यूस कराया। ई स्पोर्ट्स अरीना से लेकर ड्राइविंग प्रैक्टिस तक तुमने मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां जोड़ी। तुम्हारी एनर्जी और सिंसेरिटी एक छोटे सूरज की तरह है जो अपने आसपास के सभी लोगों को वार्मथ देती है। जिस पर टिफनी सिर झुका लेती है। उसकी लंबी एलाशेज उसकी आंखों में मौजूद इमोशंस को छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके कांपते हुए कंधे सब कुछ बता रहे होते हैं। इसके बाद मैं निकोल की तरफ देखता हूँ। निकोल, तुम हमेशा वर्क डिस्कशंस का बहाना बनाकर मेरे साथ प्रोफेशनल टॉपिक्स पर बात करती थी। मैं तुम्हारे फोकस और जेंटल नेचर की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। यह सुनकर निकोल अपने बालों को छूती है, जैसे अपनी आंखों की नमी छिपाने की कोशिश कर रही हो। फिर मैं सभी की तरफ देखकर कहता हूँ, मैं आप सभी का दिल से आभारी हूँ। मेरी आवाज शांत लेकिन पूरी तरह दृढ़ होती है। मेरे दिल में आप हमेशा क्लो की प्यारी सिस्टर्स रहेंगी और हमेशा मेरी सिस्टर्स भी रहेंगी। मैं इस फैमिली बॉन्ड को हमेशा चेरिश करूंगा और मैं क्लो का हमेशा ख्याल रखूंगा। यह कहते ही मैं और देर नहीं करता। मैं अपनी पॉकेट से एक वेलवेट बॉक्स निकालता हूँ, एक घुटने पर बैठ जाता हूँ और उसे खोल देता हूँ। अंदर एक सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट डायमंड रिंग रखी होती है। उसका डायमंड नरम लेकिन स्थिर रोशनी में चमक रहा होता है। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, मैंने यह रिंग स्पेशली बनवाई है। इसके अंदर हमारे इनिशियल्स एंग्राव्ड हैं, जो हमारे अटूट बंधन का सिंबल हैं। फिर मैं ऊपर देखकर क्लो की आंखों में देखता हूँ। क्लो, इतने सालों तक मैं सोचता रहा कि शायद मेरे फीलिंग्स सिर्फ लंबे साथ की आदत हैं, लेकिन जब तुम घायल हुई थीं, तब मुझे अपने दिल की सच्चाई समझ आई। मेरे पास फैंसी वर्ड्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक दिल है जो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनते ही क्लोई पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह तेजी से सिर हिलाती है और भावनाओं से भरी आवाज में कहती है, हाँ, मैं करूंगी। जिस पर मैं खड़ा होता हूँ, धीरे से रिंग उसकी उंगली में पहनाता हूँ और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता हूँ। क्लोई का शरीर हल्का कांप रहा होता है। वह मेरी कमर को ऐसे पकड़ती है जैसे खुद को हमेशा के लिए मुझ में समेट लेना चाहती हो। यह देखकर मिसेज वॉकर की आंखें भी भर जाती हैं। वह मिस्टर वॉकर का हाथ पकड़ लेती हैं और बार बार कहती हैं, यह बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। जिस पर मिस्टर वॉकर भी राहत भरी मुस्कान के साथ अपनी आंखों के कोने पहुंचते हैं। हाँ, बच्चों की सारी मुश्किलें आखिरकार खत्म हो गईं। अब से हमारी फैमिली सच में पूरी हो गई है। इसके बाद विक्टोरिया हमारे पास आती है और मेरे कंधे पर हाथ रखती है। उसके चेहरे पर इस बार सच्ची राहत दिखाई दे रही होती है। मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। थैंक यू विक्टोरिया,
मैं क्लो का हमेशा ख्याल रखूंगा। फिर टिफनी भी आगे आती है। उसकी आंखें थोड़ी लाल होती हैं, लेकिन उसकी मुस्कान पूरी तरह सच्ची होती है। एथन, मेरी सिस्टर को हमेशा खुश रखना। यह कहते हुए वह प्यार से क्लोई के गाल को पिंच करती है, जिस पर दोनों सिस्टर्स एक दूसरे को देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं। उनके बीच की सारी दूरियां जैसे उसी पल खत्म हो जाती हैं। चिंता मत करो टिफनी। वहीं निकोल अपने ग्लासेस ठीक करती है और धीरे से कहती है, एथन, मैं तुम्हें दोनों को खुशियां देती हूँ। अब से भी हम एक ही फैमिली रहेंगे। उसकी आवाज अब भी जेंटल होती है, लेकिन उसमें सुकून और सिंसियरिटी साफ महसूस होती है। मैं और क्लो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हमारी आंखों में ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस दोनों भरे होते हैं। उसी पल मुझे एहसास हो जाता है कि तीनों सिस्टर्स ने सच में अपने दिल के फीलिंग्स छोड़ दिए हैं और उनका ब्लेसिंग अब पूरी तरह प्योर और प्रेशियस है। इसके बाद अगले कुछ दिनों में हम अपनी वेडिंग की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। एक दिन क्लो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं हमेशा से एक लॉन वेडिंग चाहती थी, खुली धूप के नीचे, फूलों की खुशबू के बीच और फैमिली फ्रेंड्स की ब्लेसिंग्स के साथ। ठीक है, मैं बिना एक पल गनवाए जवाब देता हूँ। तुम जो चाहोगी मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर हमारी शादी अगले स्प्रिंग में कंट्री साइड के एक प्राइवेट एस्टेट में तय होती है। एस्टेट का लॉन हरे वेलवेट कारपेट की तरह परफेक्टली मेंटेन्ड होता है। चारों तरफ चेरी ब्लॉसम्स, रोजेस और ट्यूलिप्स खिले होते हैं। उनकी खुशबू पूरे माहौल को भर देती है। हम लॉन के किनारे गार्डेनियाज भी लगवाते हैं, जो वॉकर फैमिली गार्डन की याद और हमारे प्योर लव का सिंबल बनते हैं। वेडिंग प्रिपरेशंस के दौरान तीनों सिस्टर्स खुद आगे बढ़कर मदद करने लगती हैं। विक्टोरिया अपनी डिटेल ओरिएंटेड पर्सनालिटी के कारण वेडिंग शेड्यूल और गेस्ट रिसेप्शन संभालती है। वह हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती है, गेस्ट्स की पसंद के हिसाब से गिफ्ट्स तैयार करवाती है और सीटिंग चार्ट को कई बार रीऑर्गेनाइज करती है ताकि सभी आराम से बैठ सकें। वहीं टिफनी बैंड बुकिंग और वेडिंग एटमॉस्फेयर संभालती है। वह रोमांटिक म्यूजिक वाली बैंड चुनती है और कई फन इंटरैक्टिव गेम्स भी तैयार करती है ताकि हर गेस्ट एंजॉय कर सके। इसके अलावा वह वेडिंग साइंस खुद डिजाइन करती है, जिन पर क्यूट फॉन्ट्स और इलस्ट्रेशन बने होते हैं। दूसरी तरफ निकोल बजट और स्टाफ मैनेजमेंट संभालती है। वह डिटेल्ड स्प्रेडशीट्स तैयार करती है, हर एक्सपेंस को रिकॉर्ड करती है और बैकअप प्लान्स भी बनाती है ताकि किसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम की स्थिति में सब कुछ स्मूथली चलता रहे। उन्हें इतनी मेहनत करते देखकर क्लोई मेरा कंधा पकड़कर धीरे से कहती है, ईथन, मुझे बहुत खुशी है कि सिस्टर्स हमारे साथ हैं। जिस पर मैं उसे अपने करीब खींचता हूँ। हाँ, वे सभी बहुत अच्छे लोग हैं। हमें भी हमेशा उनके लिए अच्छा करना चाहिए। आखिरकार वेडिंग डे आ जाता है। मौसम बिल्कुल परफेक्ट होता है। आसमान साफ होता है, धूप खिली होती है और हल्की हवा चल रही होती है। एस्टेट को शानदार तरीके से सजाया गया होता है और पूरा माहौल खुशियों से भरा होता है। गेस्ट्स एक एक करके पहुंचने लगते हैं। उनके चेहरों पर ब्लेसिंग्स और मुस्कान साफ दिखाई देती है। मिस्टर वॉकर और मिसेज वॉकर फॉर्मल आउटफिट्स में खड़े हर गेस्ट का स्वागत कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में खुशी छिपाए नहीं छिपती। फिर सभी की नजरें एक दिशा में मुड़ जाती हैं। क्लोई एक खूबसूरत सफेद वेडिंग गाउन पहने अपने पिता के साथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही होती है। उसके हाथों में गार्डिनियाज और व्हाइट रोजेस का बुके होता है। उसका वेल उसके कंधों तक खूबसूरती से गिर रहा होता है। उसकी ड्रेस की लंबी ट्रेल लॉन पर ऐसे फैल रही होती है जैसे कोई बर्फीला लोटस खिल गया हो। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप होता है। उसकी आंखें जेंटल होती हैं, होंठों पर शर्मीली मुस्कान होती है और उसकी नजर सिर्फ मुझ पर टिकी होती है। लॉन पर बिछे रेड कारपेट पर गुलाबी फ्लावर पेटेल्स बिखरे होते हैं और बैंड एक रोमांटिक वेडिंग मार्च बजा रही होती है। धूप की किरणें उस पर पड़ रही होती हैं, जिससे वह किसी पवित्र रोशनी में ढकी हुई लगती है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। मेरी नजरें उससे हट ही नहीं पाती। मलकोलैंड ड्राइव पर हमारी पहली मुलाकात से लेकर आज तक के सारे मोमेंट्स मेरी आंखों के सामने गुजरने लगते हैं। उसकी ब्रेवरी, उसकी जेंटलनेस, उसका ट्रस्ट, सब कुछ मेरे दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। मैं ब्लैक सूट पहने खड़ा होता हूँ और हाथ में सनफ्लावर्स का बुके पकड़े रहता हूँ। सनफ्लावर्स उसके फेवरेट फ्लावर्स थे, जो सनशाइन और वार्मथ का सिंबल थे। तभी मिस्टर वॉकर क्लो का हाथ मेरे हाथ में रखते हैं। एथन, क्लो हमारी फैमिली का लंबे समय से खोया हुआ ट्रेजर है। अब मैं उसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हें पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखना होगा और उससे प्यार करना होगा। जिस पर मैं क्लो का हाथ मजबूती से पकड़ लेता हूँ और पूरी दृढ़ता से जवाब देता हूँ, मैं रखूंगा डैड। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करूंगा, उसे चेरिश करूंगा और उससे प्यार करूंगा और मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मिस्टर वॉकर संतुष्टि से सिर हिलाते हैं और वापस जाकर मिसेज वॉकर के पास अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और संतोष भरी मुस्कान साझा करते हैं। इसके बाद वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। ऑफिशिएंट हमारे सामने खड़ा होता है और नरम आवाज में पूछता है, इथन, क्या तुम क्लो वॉकर को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? सुख और दुख में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और सेहत में अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ रहने और उसका साथ निभाने का वादा करते हो? मैं करता हूँ।
मेरी आवाज साफ और दृढ़ होती है। मेरी नजरें सीधे क्लोई की आंखों में टिकी होती हैं, जिनमें मेरे लिए गहरा प्यार दिखाई दे रहा होता है। मैं जानता था कि ये दो शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं थे, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का वादा थे। फिर ऑफिशिएंट क्लोई की तरफ देखकर पूछता है, क्लोई वॉकर, क्या तुम ईथन को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? सुख दुख, अमीरी गरीबी, बीमारी सेहत, हर परिस्थिति में उससे प्यार करने और उसका साथ निभाने का वादा करती हो? जिस पर क्लोई मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे सच्ची खुशी की मुस्कान होती है। मैं करती हूँ। उसके ये साधारण शब्द हमारी पूरी जिंदगी के कमिटमेंट का भार अपने अंदर लिए हुए होते हैं। जिस पर उसकी आंख के कोने से एक आंसू निकलता है और उसकी सफेद ड्रेस पर गिरता है, बिल्कुल चमकते हुए मोती की तरह। इसके बाद हम रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। मैं धीरे से रिंग उसकी उंगली में पहनाता हूँ और फिर वह भी मुझे रिंग पहनाती है। जैसे ही हमारी उंगलियां एक दूसरे को छूती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई गर्म और स्थिर एहसास हम दोनों के बीच बह रहा हो। वह छोटी सी रिंग अब हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए जोड़ चुकी होती है। फिर ऑफिशिएंट मुस्कुराकर घोषणा करता है, अब मैं आप दोनों को पति और पत्नी घोषित करता हूँ। ईश्वर करे आप दोनों की जिंदगी लंबी और खुशियों से भरी हो। यह सुनते ही पूरा माहौल तालियों और चीयर्स से गूंज उठता है। रंग बिरंगे बलून्स आसमान में उड़ने लगते हैं और रंगीन स्ट्रीमर्स ऊपर से बरसने लगते हैं, जिससे पूरा एस्टेट खुशी के माहौल में डूब जाता है। जिस पर मैं झुकता हूँ और धीरे से क्लोई के होंठों को किस करता हूँ। उसके होंठ नरम और गर्म होते हैं, जिनमें गार्डीनियास की हल्की खुशबू महसूस होती है। उस पल ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। हमारे आसपास की सारी चीजें धुंधली पड़ जाती हैं और सिर्फ हमारी धड़कनों और सांसों की आवाज बाकी रह जाती है। इसके बाद शादी के दूसरे साल में एक दिन क्लो मेरे पास आती है। उसके हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट होती है। वह उसे मेरी तरफ बढ़ाती है और उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही होती हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे होते हैं। इथन देखो, हमारा बेबी आने वाला है। जिस पर मैं रिपोर्ट लेता हूँ, एक पल के लिए मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है और अगले ही पल एक ऐसी खुशी मेरे अंदर भर जाती है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। मैं तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ। सच में क्लोई, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं? वह मेरे सीने से लगकर सिर हिलाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि 5 हफ्ते हो चुके हैं। यह खबर हमारी जिंदगी में ऐसे फैलती है जैसे किसी शांत झील में पत्थर गिर गया हो और उसकी लहरें हर तरफ फैल रही हों। जिस पर उसी दिन मिसेस वॉकर ढेर सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेकर हमारे घर पहुंच जाती हैं। घर में घुसते ही वह क्लोई का हाथ पकड़ लेती हैं और उसकी तरफ देखती रहती हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह क्लोई के चेहरे से उसके पेट तक देखती हैं, जैसे उन्हें कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। मेरी प्यारी बेटी, यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब से तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना होगा, ज्यादा थकना नहीं है। जो भी खाना या पीना हो, मॉम खुद बना कर देगी। इसके बाद मिस्टर वॉकर भी पीछे पीछे अंदर आते हैं। उनके हाथ में एक खूबसूरत वुडन बॉक्स होता है, जिसमें खास तौर पर मंगाया गया वाइल्ड जिनसिंग रखा होता है। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत होती है, लेकिन चेहरे की मुस्कान छिप नहीं पाती। क्लोई, अपनी ताकत बढ़ाओ। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने फादर को बताना। फिर अगले ही दिन विक्टोरिया अपनी एनुअल लीव ले लेती है और सीधे हमारे घर आ जाती है। वह प्रेगनेंसी बुक्स का पूरा ढेर लेकर आती है और रोज क्लोई के लिए अलग अलग न्यूट्रिशियस मील्स बनाने लगती है। आज से मैं तुम्हारी फुल टाइम हेड ऑफ लॉजिस्टिक्स हूँ। जिस पर वह अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखी हुई प्रेगनेंसी डाइट गाइड निकालती है। देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए यम और मिलेट पॉरेज बनाई है। इससे मॉर्निंग सिकनेस में आराम मिलेगा। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ, आराम से पीना, खुद को जला मत लेना। क्लोई गर्म पॉरेज का बोल अपने हाथों में पकड़ती है और उसका दिल गर्म जोशी से भर जाता है। विक्टोरिया, तुम्हें मेरे लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं थी। जिस पर विक्टोरिया हाथ हिलाकर मुस्कुराती है। पगली लड़की, अभी तुम और बेबी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वहीं टीफनी पूरी तरह एंटरटेनमेंट डायरेक्टर बन जाती है। वीकेंड की सुबह वह ढेर सारी सीडीज और पिक्चर बुक्स लेकर हमारे घर पहुंचती है। क्लोई, मैंने बहुत सारी सूदिंग प्रीनेटल म्यूजिक ढूंढी है और ये देखो, बेबीज वंडरफुल वर्ल्ड। इसकी पिक्चर्स कितनी क्यूट हैं। चलो बेबी को स्टोरीज सुनाते हैं। जिस पर वह सोफा पर बैठकर पूरे एक्सप्रेशन के साथ स्टोरीज पढ़ने लगती है। कभी जानवरों की आवाजें निकालती है तो कभी मजेदार एक्टिंग करती है, जिसे देखकर क्लोई जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ हाँ टिफनी, तुम्हारी इंप्रेशंस तो कमाल की हैं। बेबी जरूर तुम्हारी खुशी महसूस कर रहा होगा। यह सुनकर टिफनी गर्व से थोड़ी ऊपर उठाती है। ऑफ कोर्स, क्या तुम भूल गई कि मैं कॉलेज ड्रामा क्लब में थी? फिर वह हंसते हुए कहती है, बेबी की अर्ली एजुकेशन पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ निकोल हमेशा की तरह कोऑर्डिनेटर बनी रहती है। एक दिन वह मुझे एक मोटी फाइल पकड़ाती है। प्रेनेटल चेकअप्स, फेटल मूवमेंट मॉनिटरिंग, प्रेनेटल योगा क्लासेस, सब कुछ इसमें मार्क किया गया है। मैंने नैनीज के रिज्यूमेज और पोस्टपार्टम केयर सेंटर्स की कंपैरिजन लिस्ट भी जोड़ दी है। अगर कुछ बदलना हो तो देख लेना। मैं फाइल खोलता हूँ। अंदर मौजूद चार्ट्स और इन्फॉर्मेशन इतनी व्यवस्थित होती है कि देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। तुम सच में बहुत थरो हो। तुमने फॉर्मूला मिल्क की डिसॉल्वेशन रेट और डायपर्स की ब्रेथेबिलिटी तक लिख रखी है। जिस पर निकोल के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ये सब जरूरी है। बेबी की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजें पहले से सोचनी पड़ती हैं।
क्लोई का फर्स्ट ट्रिमेस्टर ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसे अक्सर थकान और नींद महसूस होती रहती है, जिस पर मैं अपना ज्यादातर नॉन एसेंशियल वर्क कम कर देता हूँ और रोज समय पर घर लौट आता हूँ ताकि उसके साथ रह सकूं। हर रात मैं धीरे से अपना सिर उसके पेट पर रखता हूँ, अंदर पल रही छोटी सी जिंदगी की हल्की हरकतों को सुनने की कोशिश करता हूँ और इमेजिन करता हूँ कि हमारा बेबी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। क्लो मुस्कुराते हुए मेरे बालों को सहलाती है, उसकी आंखें सपनों से भरी होती हैं। एथन, तुम्हें क्या लगता है, बेबी ज्यादा तुम्हारी तरह होगा या मेरी तरह? मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसकी हथेली से अपना चेहरा सटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, जेंटल और काइंड, और अगर उसकी आंखें तुम्हारी जैसी हुई तो वह बहुत खूबसूरत होगा। जिस पर वह मुस्कुराती है, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही होती है और उसे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना रही होती है। और मैं चाहती हूँ कि बेबी तुम्हारी तरह हो, ब्रेव और रिस्पॉन्सिबल, ताकि फ्यूचर में वह खुद की रक्षा कर सके। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। क्लोई का पेट बड़ा होने लगता है और उसके लिए चलना फिरना पहले से मुश्किल हो जाता है। रात में अक्सर उसे पीठ में दर्द रहता है और उसे नींद नहीं आती, जिस पर मैं पूरी रात उसके साथ जागता हूँ, उसकी पीठ की मसाज करता हूँ और उसे आरामदायक पोजीशन ढूंढने में मदद करता हूँ। एक रात वह धीरे से कहती है, इथन, तुम्हें मेरे साथ जागने की जरूरत नहीं है, कल तुम्हें काम पर भी जाना है। लेकिन मैं सिर हिलाता हूँ और उसकी पीठ की मसाज करता रहता हूँ। कोई बात नहीं, जब तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे और बेबी के साथ रहना मुझे खुशी देता है। कभी कभी उसे अचानक क्रेविंग्स होने लगती हैं। एक बार उसे देर रात पुराने ऑल नाइट डिनर के वॉन्टन्स खाने का मन करता है, जिस पर मैं तुरंत कोट पहनकर बाहर निकल जाता हूँ और उसके लिए गर्मा गर्म वॉन्टन्स लेकर लौटता हूँ। जब मैं उसे संतुष्टि के साथ खाते हुए देखता हूँ तब वह एहसास खुद खाने से भी ज्यादा मीठा लगता है। कैसा है? अगर कम हो तो मैं और लेकर आ सकता हूँ। जिस पर क्लोई सिर हिलाती है, उसकी आंखों में मेरे लिए पूरा भरोसा और डिपेंडेंस दिखाई देता है। बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हारे लाए हुए वॉन्टन्स हमेशा सबसे अच्छे लगते हैं। मैं जानता था कि आगे का रास्ता लंबा है, हो सकता है आने वाले समय में मुश्किलें और तूफान भी आएं, लेकिन जब तक मेरे पास क्लो, हमारा बेबी और यह प्यार से भरी फैमिली है, तब तक मेरे अंदर हर चुनौती का सामना करने का साहस रहेगा। हमारा यह प्यार जो इतने सालों में बुना गया था, यार्ड में खिले गार्डेनियस की तरह हमेशा महकता रहेगा। साल दर साल, दिन ब दिन, यह हमारी जिंदगी के हर पल को वार्मथ, हैप्पीनेस और प्यार से भरता रहेगा।